Yes, we are live now. हेलो फ्रेंड्स, इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। डिस्कस करेंगे कैसा पेपर आ सकता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस बार कैसे पूछे गए वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीटेट में सबसे ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं क्योंकि सिलेबस सेम है। सिलेबस बदलता भी है तो कितना बदलता है, ये तो कोई भी एग्जाम आप देश भर में उठा लें कॉम्पिटिटिव तो आपको पता लगेगा कि 60 से 70% जो है क्वेश्चंस रिपीटेड। आप 26 को जो है एग्जाम है आपका सीटेट का, पेपर 1 पेपर 2। सीडीपी का सिलेबस सेम रहता है दोनों लेवल के लिए, तो प्रीवियस ईयर तो हमें हर हालत में करके जाना है। अगर थोड़ा बहुत सिलेबस में चेंज करते हैं तब भी, नहीं करते हैं एज इट इज ही रखते हैं जिसकी संभावना ज्यादा है, तब भी आपको ये जो प्रीवियस ईयर पेपर है यानी जो लास्ट पेपर हुआ एटलीस्ट वो तो करके ही जाना है। ठीक, तो शुरू करते हैं आज की कहानी और समझते हैं कुछ क्वेश्चंस को। 30 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। बहुत माइन्यूट सी चीजें हैं जो थोड़ा बहुत चेंजेस, क्योंकि सिलेबस में 2011 से अब तक कोई खास परिवर्तन देखने को मिला नहीं है, सेम ही है, बस पूछने के तरीके में परिवर्तन है। जब से पेपर ऑनलाइन हुआ तो एक पैटर्न सा चेंज हुआ थोड़ा सा। 6 क्वेश्चन जो है इस पेपर में भी आप देखेंगे असर्शन रीजनिंग यानी कथन और कारण के आ रहे हैं। 4-5 क्वेश्चन प्याजे वाइगॉत्स्की से चलेंगे। पोल आपको साथ साथ मिलेगा हर एक क्वेश्चन का। ठीक है, तो अगर आप लाइव देख रहे हैं, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र 30 नंबर का ये आता है, पेपर 1 हो पेपर 2 हो। जो पुराने टीचर्स भी इस बार एग्जाम दे रहे हैं सीटेट का, जो लोग जॉब में हैं ऑलरेडी, तो आराम से ऐसा मत सोचिएगा कि पहले ही दिन जब आप पेपर एनालाइज करें सब कुछ आपको एकदम से पहले से पता होगा। बस समझते जाइए कि पूछना क्या चाह रहा है, पढ़ें कैसे, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। पेडागोजी को तब भी ये पढ़ सकते हैं, आपको मदद करेंगे बहुत ज्यादा। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स वुड एडवोकेट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन अग्री विद? मतलब क्या है? प्रगतिशील शिक्षा के हिमायती इनमें से किस कथन से सहमत होंगे? यानी वो लोग जो एडवोकेट्स हैं, यानी क्या करते हैं, एडवोकेट करते हैं, वकालत करते हैं किसकी? प्रोग्रेसिव एजुकेशन की, यानी प्रगतिशील शिक्षा की, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की, जहां बच्चा एक्टिव है, लर्निंग बाय डूइंग होती है, जिसकी बात जॉन डुई करते हैं आपके, है ना, कि बच्चे को वो एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, एक्टिवली सीखे, बच्चा कुछ करके सीखे, पैसिव ना रहे, निष्क्रिय ना रहे। ठीक है, तो अब ये जो लोग जो इस बात को मानेंगे कि शिक्षा को प्रोग्रेसिव होना चाहिए, यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन की जो बात करेंगे, ये जमानों से आता रहा है, आता रहेगा, कोई भी इसको चेंज नहीं कर सकता। 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन के। असर्शन रीजन जो कथन और कारण के हैं, 6 क्वेश्चन है इस बार। ठीक, तो पूछा जा रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा के हिमायती इनमें से किस कथन से सहमत होंगे? प्रगतिशील शिक्षा का मतलब सिंपल है, बच्चे के हित में, लर्नर सेंटर्ड है, बच्चे को सेंटर में रखेगी। ठीक, तो पहला ऑप्शन है चिल्ड्रन आर अ डिस्टिंक्ट लाइफ स्टेज दैट होल्ड इंपॉर्टेंस बिकॉज ऑफ व्हाट दे वुड बिकम एज अडल्ट्स रादर देन व्हाट दे आर एज चिल्ड्रन। मतलब बचपन एक अलग जीवन चरण है जिसमें बच्चे के रूप में वे क्या हैं, इसके बजाय इस बात पे ध्यान देना है कि वो वयस्क के रूप में क्या बनेंगे, ज्यादा महत्व रखता है। प्रेजेंट लाइफ के लिए सिखाती है जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, वो वास्तविक जीवन या वर्तमान जीवन के लिए सिखाता है, ना कि ये कि ये बड़े होके क्या बनेंगे उस पर जोर दो बजाय कि आज के। तो ये तो हो जाएगा गलत। एलिमिनेट करते जाएंगे ऑप्शंस, जो जो गलत है उनको हटाते जाएंगे। चिल्ड्रन आर नेचुरली गुड एंड सोसाइटी करप्ट्स देम। बच्चे तो अच्छे ही होते हैं, बस समाज है जो उन्हें करप्ट कर देता है। कुछ आपको लग रहा होगा हाँ सच है बात, बट ऐसे सच जो है सब्जेक्टिव सच होते हैं, ये कोई बहुत ऑब्जेक्टिव सच नहीं है, ये कोई बहुत ही ऐसी फैक्चुअल बात नहीं है कि समाज ही करप्ट कर रहा है और बच्चे तो अच्छे ही होते हैं। ये लॉजिक की इसमें थोड़ी सी कमी है, ये फिलोसॉफिकल बात ज्यादा लग रही है हमें। तो ऐसा भी नहीं कहती आपकी जो प्रगतिशील शिक्षा है, वो तो कह रही है समाज के लिए सिखाइए, सामाजिक समस्याओं को सॉल्व कर सके बच्चा, उसके लिए सिखाइए, ग्रुप में सीखे बच्चा। ठीक, तो ये भी गलत हो जाएगा। चिल्ड्रन आर नेचुरली अनसिविलाइज्ड एंड सोशलाइजेशन इज नेसेसरी टू मेक देम मॉरल ह्यूमन बींग्स। के बच्चे जो हैं वो स्वाभाविक रूप से असभ्य ही होते हैं, उन्हें तमीज तो होती नहीं है, हम ही सिखाएंगे उनको तमीज शिक्षा के माध्यम से। तो बच्चे के बारे में या उसके पेरेंट के बारे में आपको पेडागोजी में एक सिंपल रूल ध्यान रखना होता है, बच्चे में कमी नहीं निकालनी है, बच्चे के माँ बाप में कमी नहीं निकालनी है, बच्चे के एनवायरमेंट में कमी नहीं निकालनी है। आपको बेहतर आप क्या कर सकते हैं एज अ टीचर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। ठीक है बात, तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे और आपका कोई भी जवाब बच्चे के हित में होना चाहिए, ना कि उसके अगेंस्ट। तो ये सारे जवाब बच्चे के अगेंस्ट जा रहे हैं। ठीक, चिल्ड्रन और बच्चे के हित का मतलब ये नहीं कि समाज के अगेंस्ट होगा, आपको बैलेंस भी करना है दोनों चीजों को, कि ये नहीं कहते कि समाज करप्ट कर रहा है। 4th ऑप्शन ही बचता है, तीनों हट गए कि जो बच्चे हैं वो अनसिविलाइज्ड होते हैं, ये तो हम नहीं मान के चलेंगे कि वो तो असभ्य ही पैदा होते हैं। किसने कह दिया भाई? वो जो आपसे देख रहे हैं, सीख रहे हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज मिलके जो है वो एक्ट करेंगे। तो 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर, यही बचता है, क्योंकि बिना पढ़े भी हम समझ सकते हैं, क्योंकि 3 तो हट ही गए, है ना, ये तो तीनों ही हट गए। चिल्ड्रन आर बॉर्न इन अ सोशल, यानी एक सामाजिक
सांस्कृतिक, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट एंड दिस बैकग्राउंड इन्फ्लुएंसेस देयर डेवलपमेंट। यानी बच्चे एक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संदर्भ में पैदा होते हैं और यह पृष्ठभूमि उनके विकास को प्रभावित करती है। यानी बच्चा जब पैदा हुआ है तो एक समाज में हुआ होगा, एक सोसाइटी होगी। वो अगर भारत के किसी गांव में पैदा हुआ है तो वहां एक तरह का माहौल होगा, अगर वो अमेरिका के किसी शहर में पैदा हुआ है तो एक अलग तरह का माहौल होगा, वो अफगानिस्तान में पैदा हुआ है तो समाज अलग तरह का होगा। उसी तरह से संस्कृति भी अलग तरह की होगी। इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट बहुत मैटर करेगा। अगर मान लीजिए सेम देश में भी है बच्चा, तब भी अगर उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, डिसएडवांटेज या कहेंगे कि डेप्राइव्ड, वंचित समूह से है, तो उस केस में भी आर्थिक स्थिति का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा बच्चे के विकास पे। इवन आईक्यू स्कोर्स तक पे प्रभाव पड़ता है लॉन्ग टर्म में। एंड दिस बैकग्राउंड इन्फ्लुएंसेस देयर डेवलपमेंट। मतलब ये जो बैकग्राउंड है कि वो किस समाज में पैदा हुए हैं, किस संस्कृति में, क्या आर्थिक स्थिति है उनकी, ये सब बच्चे के विकास को प्रभावित करेगा। भाई ठीक से खाना मिलेगा भी या नहीं, पोषण ठीक से मिलेगा कि नहीं, शिक्षा ठीक से मिलेगी कि नहीं, उस समाज में क्या, लड़कियों की क्या स्थिति है, कैसा समाज है, क्या त्योहार मनाता है, क्या पढ़ता क्या है, तो ये सब चीज प्रभावित करेंगी बच्चे के विकास को कि वो कैसे डेवलप होगा। ये बात एकदम सही है। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन यही कह रही है कि आप सोसाइटी, कल्चर, प्रेजेंट लाइफ के लिए सिखाइए, ये सारी बातें कर रही है, ना कि बाकी सब। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन यहां सही बचता है। थोड़ा टाइम आपको इसमें लगाना पड़ेगा। पेडागोजी है ही थोड़ा टाइम टेकिंग सब्जेक्ट, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल बहुत ज्यादा है। रट्टाफिकेशन अगर आप इसमें करेंगे तो फेल होंगे 200%, है ना, क्योंकि रटने वाले समय तो जो है बिल्कुल दूर दूर तक ही जा चुका है, और दूसरा रटने से काम चलेगा नहीं क्योंकि इतने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं जिसकी हद नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा एक बार। इसमें थोड़ा सा आपको पढ़ने में समस्या मेरे ख्याल में हो सकती है क्योंकि बहुत छोटा लिखा हुआ है, बट हम पेपर से करते हैं सॉल्व तो हमें आसानी लगता है कि पेपर वाला फील थोड़ा सा आता है, नहीं तो आगे से इसको टाइप करा देंगे। ठीक है ना, पहले ये सही से देते थे एक टाइम पे जो सीटेट वाले, सीबीएसई वाले, कि एक साइड हिंदी देते थे, एक साइड इंग्लिश देते थे। अब इन्होंने कर दिया हिंदी देंगे उसी की इंग्लिश देंगे, उसी के नीचे हिंदी दे देंगे, वो बहुत छोटा छोटा लगता है पढ़ने में। ठीक है ना, पोल में आप जवाब दीजिए फटाक से और फिर बताइए हमें। ये लॉगिन इसमें करना ही पड़ेगा, इसमें परसेंटेज का पता नहीं लग रहा कि कितने लोग कौन सा जवाब दे रहे हैं। खैर, चेंजेस इन इमोशन, सेल्फ परसेप्शन एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स विद फैमिलीज, पीयर्स एंड फ्रेंड्स आर स्टडीड अंडर डैश डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। विकास के डैश आयाम में, यानी विकास के किस आयाम में, आयाम के तहत भावनाओं यानी इमोशंस, आत्मधारणा, सेल्फ का कॉन्सेप्ट, मैं कौन हूं, परिवार, साथियों यानी दोस्त, सेम उम्र के लोग के साथ पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। यानी किस प्रकार के डेवलपमेंट में चेंजेस इन इमोशंस, बच्चे के इमोशंस में क्या चेंजेस आ रहे हैं, सेल्फ परसेप्शन, खुद को कैसे देखता है, उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स विद फैमिली, पीयर्स, फ्रेंड्स, इन सब के साथ जो रिश्ते हैं इनको किस टाइप ऑफ डेवलपमेंट के अंदर या डोमेन ऑफ डेवलपमेंट के अंदर स्टडी किया जाएगा। तो मनोसामाजिक, भौतिक, संज्ञानात्मक या भाषाई विकास। बताइए, सिर्फ भाषा की तो बात नहीं हुई, यहां पे इमोशंस की बात हो रही है, बच्चे की सेल्फ परसेप्शन, वो खुद को कैसे देखता है, इस चीज की बात हो रही है, बाकी लोगों के साथ कैसे रिश्ते हैं, इस चीज की बात हो रही है। तो सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट कहें ये कहना गलत होगा, क्योंकि शारीरिक विकास, उसका शरीर, हाइट बढ़ रहा है, ये सब की बात तो नहीं हो रही है। सिर्फ कॉग्निटिव यानी दिमाग से संबंधित विकास, संज्ञानात्मक यानी थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिर्फ इसकी बात भी नहीं हो रही है, इमोशंस की भी बात हो रही है यहाँ पे, समाज की भी बात हो रही है यहाँ पे। लिंग्विस्टिक, सिर्फ भाषा की बात तो नहीं हो रही है। तो या तो सोशियो इमोशनल होता ऑप्शन में, सामाजिक, सामवेगिक, जहां समाज और इमोशंस विकसित हो रहे हैं, वो नहीं है, तो एक ही ऑप्शन सही बचता है यहाँ, साइको सोशल। वैसे भी सेल्फ का या आइडेंटिटी का निर्माण, ये साइको सोशल डेवलपमेंट की आपकी थियरी भी है एरिक एरिक्सन की, ये आपका साइको सोशल डेवलपमेंट में आता है। साइको मतलब मन और समाज, यानी बच्चे का मन और समाज मिलकर कैसे उसका विकास होता है, इसकी बात साइको सोशल डेवलपमेंट करता है। या तो यहां सोशियो इमोशनल होता कि समाज और इमोशंस की बात हो रही होती, लेकिन सेल्फ परसेप्शन की जब बात आ गई है तो सिर्फ साइको सोशल ही बचेगा, या सेल्फ परसेप्शन की बात साइको सोशल ही करता है, क्योंकि आइडेंटिटी फॉर्म होने की बात हो रही है, अस्तित्व की बात हो रही है। तो वो सेल्फ का परसेप्शन क्योंकि शामिल है, इसलिए सोशियो इमोशनल ऑप्शन में भी नहीं है। ठीक है ना। वैसे विकास के आप 3 मुख्य प्रकार पढ़ते हैं, पीसीएस से मैंने आपको याद कराया हुआ है, या आगे आप पढ़ेंगे मेरे साथ। पीसीएसई, फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, शरीर का विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञान का विकास, गर्दन मत हिलाओ, और सोशियो इमोशनल यानी समाज और आपके इमोशंस का विकास। ठीक है ना, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूं, तो पीसीएसई। ठीक है, इतनी बात। चलिए, खैर ये हम जब डेवलपमेंट पढ़ेंगे तब और डिटेल में इसकी जाएंगे। अभी इसको एक एनालिसिस करते हैं पेपर का कि किस तरह से उन्होंने पूछा हुआ है। 6 क्वेश्चन है असर्शन रीजन के, जैसे पेपर आता है। 5 नंबर का इंक्लूसिव एजुकेशन, 5 नंबर का आपका प्याजे वाइगॉत्स्की के क्वेश्चन है, बाकी क्लासरूम से संबंधित क्वेश्चन हैं। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द बिहेवियर्स
interests, attitudes, skills and personality traits that a culture considers appropriate for a specific gender are referred to as dash and are dash. यानी व्यवहार रुचियां, यानी बच्चे का व्यवहार, उसकी रुचियां, वो किस चीज में इंटरेस्ट लेता है, स्पोर्ट्स में, म्यूजिक में, पेंटिंग में, ड्राइंग में, दृष्टिकोण, वो देखता कैसे है चीजों को, कौशल, उसकी स्किल्स क्या है, ड्राइंग, पेंटिंग, स्पोर्ट्स, मैथ्स में बहुत अच्छा है, कोई और स्किल, कोडिंग आती है, कोडिंग सीखने में इंटरेस्ट है, और व्यक्तित्व लक्षण जिन्हें एक संस्कृति विशिष्ट जेंडर के लिए उपयुक्त मानती है। यानी बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज में होगा, उसका इंटरेस्ट ड्राइंग में होगा कि पेंटिंग में होगा कि उसका स्पोर्ट्स में होगी रुचि, किस चीज में रुचि होगी बच्चे की, तो उसके इंटरेस्ट, उसका एटीट्यूड कैसा होगा किसी चीज को लेके, स्किल्स क्या होंगी उसकी, खाना बनाना आता होगा कि नहीं आता होगा, ये सब जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, वो सॉफ्ट होगा, वो बात मानने वाला होगा, या फिर वो थोड़ा सा क्या कहें उसको, सॉफ्ट ना होकर के असर्टिव होगा, ये सब चीजें आपका कल्चर डिसाइड करता है। फॉर स्पेसिफिक जेंडर आर रेफर्ड टू एज, जेंडर के लिए मतलब अगर कोई मेल जेंडर से है, अगर कोई बच्चा है जो मेल है, एक बॉय चाइल्ड है और दूसरा गर्ल चाइल्ड है, तो मेल और फीमेल्स के लिए क्या इंटरेस्ट हो, क्या उनके स्किल्स हो, क्या उनका व्यवहार हो, क्या उनका एटीट्यूड हो, क्या पर्सनैलिटी ट्रेट्स हो, ये सब समाज अगर कह रहा है कि ये वाली चीजें मेल्स के लिए अप्रोप्रिएट हैं, ये वाली चीजें फीमेल्स के लिए अप्रोप्रिएट हैं, है ना, शर्ट तो भाई लड़के पहनेंगे, है ना, साड़ी तो लड़कियां पहनेंगी, खाना तो लड़कियां बनाएंगी, बाइक तो लड़के चलाएंगे, अगर इस तरह की चीजें समाज क्या बना दे रहा है, ये रोल बना रहा है, ये बाद में जाकर के स्टीरियोटाइप बनते हैं फिर, तो ये जेंडर रोल्स हैं, यानी बिहेवियर्स, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, स्किल्स एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स दैट आर कल्चर कंसिडर्स, संस्कृति जैसा माहौल है उस संस्कृति में वो अगर कंसिडर करता है तो ये जेंडर रोल्स कहलाएंगे, कि जेंडर के हिसाब से आपने काम या बाकी सारी चीजें जेंडर के मुताबिक बांट दी, ठीक है कि भाई स्पोर्ट्स में तो लड़के जाएंगे, तो ये क्या जेंडर रोल्स आपने बना दिए समाज ने, एंड आर कल्चरली डिफाइंड। संस्कृति, अलग अलग संस्कृति में अलग अलग रोल्स होते हैं, जरूरी नहीं है जो हमारे यहाँ है वो बाकी दुनिया में भी वैसा ही चल रहा हो, कि भाई इंडिया में अगर कह दिया कि नहीं नहीं लड़कियां तो यही करेंगी और लड़के तो वही करेंगे, घर में रहना बहुत नॉर्मल बात है, गाड़ी चलाना लड़कों के लिए तो नॉर्मल है लेकिन लड़कियों के लिए नहीं है, तो ये कल्चर ने डिफाइन कर दिया जेंडर रोल को, कि व्यक्ति का इंटरेस्ट क्या हो, उसका एटीट्यूड कैसा हो किसी चीज के प्रति, उसकी स्किल्स कैसी हो, है ना। तो ये सब अभी अगेन मैं कल परसों ऑफलाइन क्लास में भी यही बात कह रही थी, अभी कुछ टाइम पहले एक नोएडा में केस हुआ था ना, किसी को आग वाग जला लगी थी, सुसाइड था कि ससुराल वालों ने मारने की कोशिश किया व्हाटएवर, तो वो उस पे गांव में एक पत्रकार हैं जो जा रहे हैं, मैं देख रही हूँ बहुत सारी न्यूज, उसमें महिलाएं उस गांव की, नोएडा के आसपास कोई गांव था, कह रही हैं कि इतनी बड़ी क्या बात है, तो वो पत्रकार कह रहे हैं कि सुना है मारपीट करता था इनका पति, ये वो जिनकी मौत हो गई, तो वो महिलाएं कह रही हैं उस गांव की, पता नहीं कितनी महिलाएं सेम बात कह रही हैं कि क्या बात हो गई, थोड़ा बहुत हाथ तो उठा देता है पति। जेंडर रोल में शामिल कर दिया हमने, एटीट्यूड ही ऐसा बना दिया कल्चर ने कि भाई ये तो नॉर्मल है, मारपीट तो नॉर्मल है, पति तो करेगा ही, समझ लो बात को। तो ये हो सकता है दुनिया के दूसरे कोने में ये चीज इतनी नॉर्मल ना हो एटलीस्ट, ठीक। तो अगर हम देखें इस चीज को तो ये क्या है, जेंडर रोल्स समाज ने बनाए, ये जेनेटिकली डिटरमाइंड होते हैं, नहीं, जेनेटिक्स से कहीं नहीं आ रहे हैं, ये आपके कल्चर ने तैयार किए हैं बढ़िया तरीके से। यही कहानियां सुनाओ महिलाओं को, कहो उनको बेटा तुम तो चुप रहा करो, तुम्हें अगले घर जाना है, ज्यादा उल्टे जवाब देती हुई लड़कियां अच्छी नहीं लगती हैं, क्यों, क्योंकि कल्चर कह रहा है इसलिए। सब रूढ़िबद्धताएं, इसमें कोई साइंटिफिक आपका कोई भी रोल नहीं है, कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है इस चीज की, जेंडर बायसनेस है। लड़कियों का गाड़ी या बाइक ना चलाना एकदम नॉर्मल है, अगर लड़का है आपके घर में और वो कहे कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है यार बाइक और गाड़ी चलाने में, तो वो एबनॉर्मल हो जाएगा कि बताओ यार ये इतना जवान लड़का ऐसे ही घूमता रहता है और ये नहीं कि घर की जिम्मेदारियां ले ले, गाड़ी या बाइक चलाना सीख ले। लड़की नहीं सीखे अगर तो वो नॉर्मल है। अभी मैं देख रही थी कि इंडिया में जितने ड्राइविंग लाइसेंसेस हैं उसके सिर्फ 6% फीमेल्स हैं, मतलब अगर 100 लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है भारत में तो सिर्फ 6 महिलाओं के पास है ड्राइविंग लाइसेंस 100 में से, बाकी सब पुरुष हैं। अदर जेंडर का डेटा इसमें है नहीं, है ना। तो अगर मेल फीमेल में बांट दे मान लीजिए, तो 100 यदि ओवरऑल टोटल लाइसेंस जो है ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने के वो 100 हैं, तो ये मान लो आप कि 94 मेल्स के पास हैं और सिर्फ 6 हैं जो फीमेल्स के पास हैं। ये इंडिया का डेटा है। इसी चीज को अगर आप बदल देंगे, अमेरिका चले जाएंगे, है ना, अमेरिका चले जाएंगे, या अमेरिका का डेटा अगर आप देखेंगे 2020 के आसपास का डेटा है, तो अगर 100 लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो वहां 51% महिलाओं के पास है लाइसेंस, है ना, 49% मान लेते हैं पुरुषों के पास है, टोटल जितने लाइसेंस है उसमें से। तो देख लो हाफ हाफ हो गया। आप उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम यूके, है ना, यूके चले जाएंगे, लगभग 49% महिलाओं के पास लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक।
अगर 100 लोग गाड़ी चलाना या बाइक चलाना सीख रहे हैं तो उसमें से सिर्फ 6 महिलाएं हैं भारत में। तो ये हमारे कल्चर ने जेंडर रोल डिफाइन कर दिया, या हमारे यहां जेंडर रोल ये है। मेरे एक फ्रेंड ने एक बार बताया कि अमेरिकन किसी महिला से वो मिले या कुछ काम से जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि डू यू नो हाउ टू ड्राइव? तो उसने कहा ऑफ कोर्स यार, आई एम अमेरिकन, मैं अमेरिका से हूं, हमारे यहाँ नॉर्मल है भाई, ये लाइफ स्किल में आएगा, काम ही नहीं चलेगा बिना उसके। आप कैसे जीवन चलाएंगे अगर आपको ड्राइविंग ही नहीं आती? तो ये बेसिकली कहां से आया? महिलाओं और पुरुषों के लिए कल्चर से, कि समाज ने कि कैसा एटीट्यूड हो, कैसे कपड़े पहने, कितनी सहजता से चलें, क्या वो काम क्या चूज करें, अगर लड़की स्पोर्ट्स में है या फोर्सेस में है तो वो उतनी प्रेफरेबल नहीं है जितनी जो है टीचर की डिमांड। देखो आप मार्केट में, शादी के मार्केट की बात कर रही हूं मैं, तो वहां शादी के मार्केट में सबसे ज्यादा पता चलता है ना स्टीरियोटाइप कितना घुसा हुआ है आपके देश में या आपकी संस्कृति में। तो टीचर और डॉक्टर तो बेस्ट प्रोफेशन, क्यों? क्योंकि 3 टाइम खाना मिलेगा बना हुआ और नौकरी तनख्वाह भी मिलेगी। तो ये स्टीरियोटाइप जड़ में बिल्कुल घुस जाते हैं। ये कहां से आ रहे हैं? ये जेंडर या ये कोई बायोलॉजिकल नहीं है, इनेट नहीं है, ये समाज ने बनाए हैं और अलग अलग संस्कृति में अलग अलग तरह से आपको देखने को मिलेंगे। हमसे भी बुरे हालात हैं, अब आप पाकिस्तान जाएंगे तो, लेकिन कंपैरिजन अगर बदतर से ही करना है तो बात अलग है ना, बेहतर से भी कर सकते हैं। तो कहानी ये है, हर एक देश की और हर एक कल्चर की अपनी खामियां और अच्छाइयां तो होती हैं, बट कुल मिला के बात ये है कि ये जो स्किल्स के क्या किसको करना आए, एटीट्यूड कैसा हो किसी व्यक्ति का, इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी, बेसिक सी चीज के कितने लोग, अगर एक क्लास में पार्टिसिपेट करने को कहा जाए, किसी क्वेश्चन पे हाथ उठाने को कहा जाए तो महिलाएं हाथ भी कम उठाती हैं। तो इतना हमने जो है कल्चर ने कहीं ना कहीं जेंडर की भूमिकाएं बांधी हुई है कि जेंडर से काम को जोड़ दिया। जबकि झाड़ू लड़का लगाए कि लड़की लगाए, हाउ डज इट मैटर? झाड़ू को थोड़ी फर्क पड़ता है, झाड़ू को तो भाई सफाई करनी है बस, कोई भी करे। तो ये जो जेंडर रोल्स हैं या कल्चरली डिफाइंड रोल्स हैं, ये आपकी जब कल्चर डिसाइड कर रहा है कि कैसे सोचें, क्या खाएं, क्या पढ़ें, ये सब जेंडर आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी है आप कैसे महसूस करते हैं खुद में। जेंडर आइडेंटिटी तो ये है नहीं, जेंडर रोल्स हैं और ये जेनेटिकली डिटरमिन्ड नहीं होते, समाज बनाता है। जेनेटिक्स का इसमें कोई भूमिका नहीं है। अभी आप देख रहे हैं कि विमेन वर्ल्ड कप में जो आईसीसी ट्रॉफी है वो जीत करके लाए वर्ल्ड कप की, जो महिलाओं की टीम है, तो पूरे देश में एक खुशी की लहर है। और कुछ टाइम पहले जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज को भी जो है आईसीसी ने, आई थिंक बीसीसीआई ने, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट ने ही इंट्रोड्यूस किया था कि बैट्समैन मत आप यूज कीजिए, बेटर वर्ड यूज कीजिए, है ना। चलिए खैर, इस पे तो चर्चा होती रहेगी। जेंडर आपका 2 नंबर में कम से कम आ जाता है आजकल, पहले 1 में आता था, अभी एक और क्वेश्चन आएगा एंड में, और उसमें तो बहुत लोग गलतियां करेंगे क्योंकि रट के काम चलेगा नहीं। जिसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग सीटेट में नहीं है वो लटकेगा। देखिए, असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। असर्शन और रीजन की अगर हम बात करते हैं, असर्शन और रीजन की अगर हम बात करते हैं, अभिकथन इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, ये असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस जब से पेपर ऑनलाइन हुआ 2020 से, तब से आने शुरू हुए हैं। 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 तो मिनिमम आते हैं, इस बार 6 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो 5 से 6 क्वेश्चन ये आते हैं, आप ये मान के चलिए 30 में से, ठीक। तो इसमें आपकी कॉन्सेप्चुअल समझ जितनी बेहतर होगी, आप पढ़ के कितना बेहतर समझते हैं क्वेश्चन को, और वो कब होगा? जब आपने पढ़ाई की हो, टॉपिक को पढ़ा हो अच्छे से, फिर प्रैक्टिस की हो, पढ़ के देखे हो क्वेश्चंस, हमारे साथ में प्रैक्टिस की हो, ठीक है। चलिए, तो असर्शन क्या है? इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम ऑल करिकुलम अडेप्टेशंस शुड बी डायरेक्टेड टू लोअर द एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर स्पेशल चिल्ड्रन। समावेशी शिक्षा जो 5 नंबर का टॉपिक अपने आप में है, यानी हर बच्चे को आप एक रेगुलर क्लासरूम में सिखा पाओ, यानी हर एक बच्चा, चाहे वो चलना पाता हो, चाहे उसको देखने में दिक्कत हो, चाहे कोई और कमी हो, धीमे सीखता हो, वो सारी जो चीजें हैं उनके बावजूद, कितने भी डिफरेंसेस के बावजूद, बच्चा या लर्निंग डिसेबिलिटीज के बावजूद एक रेगुलर क्लासरूम में बच्चा एक छत के नीचे सीख सके बाकी बच्चों के साथ। थैंक यू सो मच मैम, मैं आपकी वजह से आज मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, साकिब कह रहे हैं। थैंक यू भाई, वेलकम। मुझे बहुत अच्छा लगता है, यही कारण है कि हम 9 साल बाद भी जुड़े हुए हैं, कि एक सेटिस्फेक्शन रहता है जब आप लोग कामयाब होते हैं, बेहतर करते हैं, आगे तक की पीढ़ियाँ बदलती हैं और अच्छे शिक्षक समाज में जाते हैं, अच्छी पेडागोजी पढ़ के, तो जो पढ़ा रहा है उसके लिए तो जीवन सफल वाली ही बात है, ठीक है ना। चलिए आ जाते हैं। तो असर्शन यानी अभिकथन, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम ऑल करिकुलम अडेप्टेशंस शुड बी डायरेक्टेड टू लोअर द एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर स्पेशल चिल्ड्रन, यानी एक समावेशी कक्षा में सभी पाठ्यचर्या अनुकूलन के शैक्षिक मानकों को विशेष बच्चों के लिए निम्न स्तर करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। यानी एक जो इंक्लूसिव क्लासरूम है उसमें जो भी पाठ्यचर्या अनुकूलन है, जो भी करिकुलम अडेप्टेशंस हैं, जो भी करिकुलम में चेंजेस आने हैं, वो सब जो स्पेशल बच्चे, उनकी एक्सपेक्टेशन कि वो तो कम ही परफॉर्म करेंगे। अगर किसी को चलने में दिक्कत है, किसी को डिसलेक्सिया है, कोई बच्चा है जो देख नहीं सकता, तो उनसे एक्सपेक्टेशन कम ही रखो। ये एकदम गलत तरीका है ना, कि जो वो बच्चे हैं जो इंक्लूसिव क्लासरूम में जो करिकुलम अडेप्टेशन है, करिकुलम में जो चेंजेस हैं, वो
इस तरफ होने चाहिए कि जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड है स्पेशल बच्चों के लिए वो लोअर हो, लोअर नहीं रखनी, एक्सपेक्टेशन आपको हाई ही रखनी है बच्चे से। हर बच्चे में सीखने की क्षमता है, अपने तरीके से वो कुछ बेहतर करेगा, वो आपको ढूंढना है, ना कि एक्सपेक्टेशन ही लोअर कर दो कि अरे ये बेचारा तो चल नहीं पाता तो ये तो क्या ही पढ़ेगा, बस थोड़ा काम चलाऊ पढ़ ले बहुत है। ये नहीं करना है आपको। टीचर के एक्सपेक्टेशंस का प्रभाव पड़ेगा, बच्चे इवन पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन का प्रभाव पड़ेगा कि क्या हो गया, अगर नहीं चल सकता फिर भी अच्छा करेगा, अपने तरीके से अच्छा करेगा, एक चीज नहीं कर सकता चार तो कर सकता है। रीजन क्या है इसका? तो ये एक तो फॉल्स है अपने आप में, ये बात ही, ये एकदम फॉल्स स्टेटमेंट है। इसमें पहले यही करना होता है कि पहले आप असर्शन चेक करते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं, फिर इसका रीजन चेक करते हैं, फिर चेक करते हैं दोनों एक दूसरे के लिए सही है कि नहीं। स्पेशल चिल्ड्रन डू नॉट हैव एनी पोटेंशियल फॉर लर्निंग इन मेन स्ट्रीम क्लासरूम, यानी जो विशेष बच्चे होते हैं उनको मुख्यधारा की कक्षा में सीखने की कोई संभावना ही नहीं है कि वो रेगुलर स्कूल सिस्टम में सीख पाए। उनको तो स्पेशल बच्चों को तो स्पेशल स्कूल में भेजो, यानी ब्लाइंड है अगर कोई बच्चा तो उसको ब्लाइंड स्कूल में भेजो, विजुअली इंपेयर्ड है बच्चा तो विजुअली इंपेयर्ड या ब्लाइंड स्कूल है वहां देहरादून में इसका एक एग्जाम्पल है तो वहीं भेजो। ये गलत तरीका है कि एक बच्चा है जो चलने में दिक्कत है तो उसको उसके लिए एक अलग, जो बच्चा है डेफ और डम्ब है जो सुन नहीं सकता, मूक बधिर जिसको बोलते हैं या बोल नहीं सकता, तो उनको अलग स्कूल में भेजो। ये गलत तरीका है, स्पेशल स्कूल की जरूरत नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो कंपलसरी होना चाहिए, इंक्लूसिव एजुकेशन में सीख सकता है बच्चा, जरूरत है ठीक है, वो आप जा सकते हो, बने हुए हैं स्कूल्स, लेकिन एक रेगुलर स्कूल सिस्टम में डिफरेंट एबिलिटी वाला बच्चा सीख सकता है, जो दिव्यांग बच्चा है वो भी सीख सकता है। तो विशेष बच्चों को मुख्य धारा में नहीं सिखा सकते, मेन स्ट्रीम नॉर्मल स्कूल में नहीं सिखा सकते, ये कहना गलत होगा। तो दोनों ही बातें गलत हैं। ए ऑप्शन जो फर्स्ट ऑप्शन है नंबर 1, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, दोनों ही बातें गलत हैं। तो रीजन को तो क्या ही टेस्ट करें, है ना, दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में रॉन्ग है। आगे बढ़ेंगे। एज पर जीन पियाजेस थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पियाजे आ गए, 4 से 5 क्वेश्चन पियाजे और वाइगॉत्स्की मिलाकर के आपके पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं, लगातार पूछे जाते हैं। तो आप सवाल पढ़ेंगे फटाक से और जवाब देने की कोशिश करेंगे। पोल में आपको मिल ही रहा है पोल, ठीक। तो एज पर जीन पियाजे, अगली बार इसको टाइप करा देंगे क्वेश्चन को, ऐसे पढ़ने में आपको समस्या हो रही है मेरे ख्याल में। एज पर जीन पियाजेस थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या बुद्धि का विकास कैसे होता है, इस पे पियाजे ने थियरी दी है। तो उसके अनुसार प्रीवियस नॉलेज डजंट प्ले एनी रोल इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यानी जो पूर्व ज्ञान होता है सीखने की प्रक्रिया में उसकी कोई भूमिका नहीं है, यानी बच्चे को जो पहले से आता है, जो उसके अनुभव है, उनका कोई रोल नहीं है, ऐसा पियाजे नहीं कहते। वो कहते हैं जो बच्चे को आता है, जो भी अनुभव वो लेकर के आया है, वो नन्हा वैज्ञानिक है, लिटिल साइंटिस्ट है बच्चा, जो करके सीखेगा एक्टिविटी अपने अनुभव से। ये कहना है अनुभव इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हटा दो इसको। बायोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज मैचुरेशन डोंट प्ले एनी रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी आपके जो जेनेटिक्स हैं वो आपके संज्ञान या आपके इंटेलेक्ट में कोई भी रोल प्ले नहीं करते, ये कहना गलत होगा। पियाजे ने 4 फैक्टर्स हैं उनके, MESE से मैं याद कराती हूँ, मेच्योरिटी, एक्सपीरियंस, इक्विलिब्रियम और आपका सोशल एक्सपीरियंस। तो मेच्योरिटी इंपॉर्टेंट है, मेच्योरिटी का डायरेक्ट संबंध है बायोलॉजी से या जेनेटिक्स से आपके, और जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट है। लर्निंग एक्सपीरियंसेस डिपेंड ऑन चिल्ड्रंस करंट लेवल ऑफ कॉग्निटिव फंक्शनिंग, जो सीखने के अनुभव है वो बच्चों के संज्ञानात्मक क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करेंगे, यानी बच्चा किस स्टेज में है, कितनी उम्र का है, उस तरह के एक्सपीरियंसेस उसको दिए जाएंगे कि उसका संज्ञान का विकास, उसकी बुद्धि का विकास किस हद तक हुआ है, उस तरह के अनुभवों से फिर वो सीखेगा। बात सही है। मेमोराइजेशन, रट्टाफिकेशन, ये सब नेगेटिव टर्म्स हैं कि अनुभवों के माध्यम से याद करा दो, बस रट्टे लगवा दो, नहीं। तो एक ही ऑप्शन सही है जो कि थर्ड है, बच्चे के हित में भी है कि वो अनुभव से सीख रहा है अपनी उम्र के अनुसार। यानी 10वीं क्लास के बच्चे को आप ग्रेजुएशन का मटेरियल नहीं पढ़ाते, या तीसरी कक्षा के बच्चे को 8वीं क्लास का सिलेबस क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अभी वो अपनी कॉग्निटिव स्टेज में नहीं है, उस स्टेज में नहीं है, जिस उस चीज के लिए मैच्योर नहीं है, उस सिलेबस के लिए मैच्योर नहीं है, और सिलेबस आपका एज अप्रोप्रिएट बनाया जाता है। लेव वाइगॉत्स्की व्यूज कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अब पूछा है पियाजे की बात हो गई है, वाइगॉत्स्की कैसे देखते हैं संज्ञानात्मक विकास को, फटाफट से बताओ। जब बात वाइगॉत्स्की की आती है तो मैं कहती हूँ 3 चीजों से जवाब निकल जाएगा। SCL, सिंपल, आप ये शॉर्ट ट्रिक याद रख सकते हो। S फॉर सोसाइटी, भाई समाज की बात करेंगे कि सोशियो कल्चरल अप्रोच इनकी थियरी का ही नाम है, समाज, संस्कृति और भाषा, ये 3 चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं वाइगॉत्स्की की थियरी में, दिमाग के विकास के लिए, संज्ञानात्मक विकास के लिए। दोनों पियाजे वाइगॉत्स्की संज्ञान के विकास की ही बात करते हैं, ठीक है। तो लेव वाइगॉत्स्की व्यूज कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज इफेक्टिव अडॉप्शन टू द एनवायरमेंट प्रोसेस, कोलैबोरेटिव प्रोसेस है, इंडिविजुअल एक्टिविटी है, यूनिफाइड एक्टिविटी है। देखो ये इंडिविजुअल एक्टिविटी की बात तो नहीं करेंगे, समाज, कल्चर, ग्रुप में सीखने की बात करेंगे, भाषा के माध्यम से सीखने की बात करेंगे, तो ये तो हट जाएगा। कोलैबोरेटिव होगा या फिर यूनिफाइड होगा, अभी देखेंगे। इफेक्टिव अडॉप्शन टू द एनवायरमेंट प्रोसेस, एनवायरमेंट की बजाय समाज की बात करते हैं वाइगॉत्स्की, ठीक है। पर्यावरण में तो पेड़ पौधे ये सब भी हो सकते हैं, जिसकी बात पियाजे ज्यादा करेंगे, समाज की बात वाइगॉत्स्की ज्यादा करेंगे,
ठीक है। तो अ यूनिफाइड प्रोसेस इसलिए नहीं होगा क्योंकि पता नहीं है हमें किस चीज का यूनिफाइड प्रोसेस, कौन सा एकीकरण, समाज का, एनवायरमेंट का, किसका। तो जब हमारे सामने इससे बेहतर ऑप्शन अवेलेबल है कि एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस है समाज और संस्कृति की, यानी बच्चा ग्रुप में सीखेगा एक दूसरे के साथ। हम एक दूसरे से कहानियां सुन के सीखते हैं, दादी नानी की कहानियों से हम बहुत कुछ सीखते हैं, तो सहयोग करके सीखता है बच्चा, ग्रुप में सीखता है, ऐसी बात वाइगॉत्स्की करते हैं। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे 7th क्वेश्चन पे। वाइल प्रपोजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थिंकिंग प्रोसेस, लेव वाइगॉत्स्की, देखना इसको एक बार, हाँ, वाइल प्रपोजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थिंकिंग, भाषा और विचार के बीच में जब रिश्ते की बात आती है, ये रिश्ता क्या कहलाता है बताइए वाइगॉत्स्की के अनुसार। वो भाषा और विचार को कैसे देखते हैं, भाषा और सोच की प्रक्रिया या चिंतन प्रक्रिया, भाषा और विचार के बारे में वाइगॉत्स्की क्या सोचते हैं। देखिए पियाजे क्या कह रहे हैं, क्यों बताऊं, जब पढ़ेंगे तब बताऊंगी। ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि लैंग्वेज पहले आई कि विचार पहले आया, यानी पहले बच्चा बोलना सीखता है कि पहले वो सोचना सीखता है ना। तो इसमें अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं, पियाजे अलग कहते हैं, वाइगॉत्स्की अलग कहते हैं। वो हम जब करेंगे डिस्कशन आगे चल के तब बात करेंगे। इंडिपेंडेंट डोमेन विच इज नॉट रिलेटेड टू कॉग्निशन, नहीं, वाइगॉत्स्की ये नहीं कह रहे। वाइगॉत्स्की जब सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो ये तो 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में, तो लैंग्वेज तो महत्वपूर्ण है। तो ऐसा तो नहीं है कि दिमाग के विकास में लैंग्वेज का कोई रोल नहीं है। कल्चरल टूल विच फैसिलिटेट्स कॉग्निशन इन मल्टीपल वेज, हाँ, वाइगॉत्स्की ये कहते हैं कि जो भाषा है वो मनुष्य का एक काफी इंपॉर्टेंट टूल है, एक इंपॉर्टेंट यंत्र है जिसके माध्यम से वो अपनी समझ का विकास कर सकता है, अपने दिमाग का विकास कर सकता है, चाहे वो कहानियां पढ़ के हो, भाषा के माध्यम से। तो मैं और आप भी अभी बात कर रहे हैं, तो संज्ञान के विकास के लिए भाषा बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा वाइगॉत्स्की कहते हैं। ईगोसेंट्रिक स्पीच की बात वाइगॉत्स्की नहीं करते हैं, पियाजे करते हैं, तो ये तो हट जाएगा। हिंड्रेंस है डेवलपमेंट में, प्रॉब्लम क्रिएट करती है भाषा, ऐसा नहीं है, वो भाषा के सपोर्ट में है, अगेंस्ट नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन ही एकमात्र पॉजिटिव उत्तर यहां बचता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन। अगर आपने मेरी मैराथन सेशंस भी देखे होंगे यूट्यूब पे तो आपको पता है कि मैं करा के चलती हूँ, और जो 3 इडियट्स का एग्जाम्पल है, बहुत लोग अभी उसको जो है यूज करते हैं, ये हम सालों से कर रहे हैं यूज, कि 3 इडियट्स में वो रेंचो और आपका जो बाकी के 2 लोग हैं, राजू रस्तोगी और जो उसका दोस्त है चतुर, हाँ दोस्त नहीं है वो, तो इन तीनों का एग्जाम्पल हम परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन 3 प्रकार की होती है, यानी मोटिवेशन का जो सेंटर है वो 3 प्रकार का हो सकता है। एक परफॉर्मेंस, लक्ष्य अभिविन्यास जिसको हम बोल रहे हैं, दूसरा होता है आपका फेलियर अवॉइडेंस, यानी किसी तरह से बस पास हो जाएं, जैसा वो राजू रस्तोगी की स्थिति थी उस मूवी में। परफॉर्मेंस है कि फर्स्ट आना है, चाहे रट्टा लगाना पड़े, जैसे वो आपका चतुर था कि चमत्कार को बलात्कार बोल रहा था, तो वो रट्टाफिकेशन है, बस परफॉर्म करना है, किसी भी तरह से फर्स्ट आ जाए, रट के आए, किसी से चीट करके आए, वॉट एवर। जो तीसरा टाइप है वो है मास्टरी ओरिएंटेशन का, जो रेंचो का आइडिया था, जो आमिर खान का कैरेक्टर है, कि उसको मास्टरी हासिल करनी है, नंबर कितने आएंगे उस पर उसका ध्यान नहीं है, वो बेस्ट माना जाता है, ठीक है ना। तो अगर हम देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग पूछा, परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन, परफॉर्मेंस गोल मतलब परफॉर्म करना, नंबर ज्यादा लेके आने हैं, तो जहां पर फर्स्ट आने की कहीं बात हो रही होगी वो ऑप्शन सही होगा परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन में। तो आ स्टूडेंट स्टडीज हार्ड टू फर्दर हर ओन ग्रोथ, इसमें बाहर रीजन नहीं नजर आ रहा, हमें फर्स्ट आने की बात नहीं हो रही है, तो मास्टरी ओरिएंटेशन लग रही है कि जैसे वो रेंचो पढ़ रहा था, डिग्री नहीं भी मिल रही, फिर भी उसको वो पढ़ने में इंटरेस्ट है। आ स्टूडेंट स्टडीज हार्ड टू अचीव अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टॉपिक, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो इसमें भी रीजन बाहर नहीं है, ये भी मास्टरी ओरिएंटेशन हो गया। आ स्टूडेंट स्टडीज हार्ड टू गेट अ गुड ग्रेड एंड बी बेटर देन अदर्स, दूसरों से बेहतर बनना है उसको, फर्स्ट आना है, तो ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन है कि परफॉर्म करना है, जीतना है इसलिए खेल रहे हैं। एक है खेल रहे हैं क्योंकि खेलना है बस, वो मास्टरी ओरिएंटेशन है। आ स्टूडेंट स्टडीज हार्ड टू लर्न एज मच एज पॉसिबल फ्रॉम द टीचर, कि टीचर से जितना हो सके सीख लें, ये भी मास्टरी ओरिएंटेशन है। तो आपको तो चाहिए परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन, तो सिर्फ थर्ड ऑप्शन ही है जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन की यहां बात करता है। पेड बैच में सीडीपी की क्लासेस इंतजार कर रहे हैं यार, सिलेबस का और 2-4 दिन करेंगे, या तो आ जाएगा, नहीं तो फिर अपना डेवलपमेंट तो शुरू कर ही देंगे, है ना। बाकी टीचर्स की तो आई थिंक हो भी गई है शुरू क्लास, तो उसी का इंतजार चल रहा है, नहीं तो अब तक शुरू हो जाती क्लास आपकी, टेंशन ना लो, वो तो कराएंगे कंप्लीट। फॉलोइंग लेव वाइगॉत्स्कीज आइडियाज अ टीचर शुड, यानी वाइगॉत्स्की के विचारों को अगर हम फॉलो करें तो एक टीचर को क्या करना चाहिए अगर वो वाइगॉत्स्की के सिद्धांतों में विश्वास रखता है। तो पहला है प्रैक्टिस रेसिप्रोकल टीचिंग विद हर स्टूडेंट्स, डिस्करेज द यूज ऑफ कल्चरल टूल्स। देखिए संस्कृति के इस्तेमाल को या सांस्कृतिक उपकरणों के इस्तेमाल को, जिसमें से भाषा एक है,
उपयोग को हतोत्साहित करो कि संस्कृति में जो कहानियां चल रही हैं, है ना, कोई त्योहार चल रहा है, भाषा का इस्तेमाल, कोई ग्रंथ चल रहा है, उन सबको हटाओ। ये बात वाइगॉत्स्की नहीं करेंगे। वो तो समाज, संस्कृति और लैंग्वेज के माध्यम से सिखाने की बात करते हैं। वो ये क्यों कहेंगे? डिसिमिनेट द नॉलेज टू बी मेमोराइज्ड, रट्टा लगवाने की बात ना प्याजे करेंगे ना वाइगॉत्स्की। ये बच्चे को सक्रिय रखने की, एक्टिव रखने की बात करते हैं। कंठस्थ कराना, रट्टे लगवाने की बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट है एनकरेज स्टूडेंट्स टू कम्पीट विद ईच अदर, बच्चों को कंपीट कराने की, एक दूसरे से लड़ मरो, बिल्कुल गलाकाट प्रतिस्पर्धा, इसकी बात भी वाइगॉत्स्की नहीं करेंगे। वो तो कोऑपरेट करके सीखने की बात करेंगे। ठीक है ना बात? तो एक ही ऑप्शन बचता है कि प्रैक्टिस रेसिप्रोकल टीचिंग विद हर स्टूडेंट्स। रेसिप्रोकल टीचिंग में क्या होता है? बच्चा टीचर से, टीचर बच्चे से, और एक दूसरे में आपस में भी वो बच्चे एक दूसरे को सिखाते हैं। तो रेसिप्रोकल टीचिंग बेटर है, सब सीख रहे हैं यहाँ पे। बच्चा भी टीचर से सीख रहा है, टीचर भी बच्चे से सीख रहा है, आपस में भी बच्चे जो है एक दूसरे को पीयर ट्यूटरिंग कर रहे हैं, एक दूसरे को सिखा रहे हैं, सीख रहे हैं। तो वो एक बेहतर माहौल है ना, सब सहयोग करके सीख रहे हैं। वाइगॉत्स्की की अगर टीचर मानता है तो वो ऐसी ही एक्टिविटी कराएगा जहां टीम वर्क हो, ग्रुप वर्क हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए और फटाफट से जवाब दे दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्टिव स्ट्रेटजीज टू टीच न्यू कॉन्सेप्ट्स? नया कॉन्सेप्ट पढ़ाना है आपको बच्चे को, तो नई अवधारणा को पढ़ाने के लिए कौन सा तरीका बेस्ट होगा? इफेक्टिव स्ट्रेटजी, एग्जाम्पल देना, उदाहरण देना, बिल्कुल सही बात है। नॉन एग्जाम्पल देना, बिल्कुल सही बात है। नॉन एग्जाम्पल भी अच्छा होता है। गैर उदाहरण, उदाहरण तो आपको सबको पता है कि मैंने कहा कि जो तोता है, पैरट है या कबूतर है, पिजन, वो क्या है? एक बर्ड का एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल है, उदाहरण है। डायरेक्ट बता दिया किसी चीज के बारे में कि ये बर्ड होता है, या ये पेन का एग्जाम्पल है। लेकिन मैंने कहा ये पेन नहीं है जब मैंने आपको घड़ी दिखाई, मतलब ये नॉन एग्जाम्पल है, जिससे क्लियर होता है कि क्या पेन नहीं है। कि जब भैंस को दिखाया गया है ना, तो या डॉग को दिखाया तो बताया कि ये बर्ड नहीं होता। तो एक एग्जाम्पल जो डायरेक्ट उस चीज के बारे में बताए, नॉन एग्जाम्पल जो क्लियर करे, उससे संबंधित नहीं है लेकिन क्लैरिटी आ जा रही है आपको कॉन्सेप्ट में। तो ये एक बात हो जाती है यहां पे। ठीक है, इतनी बात। लेट्स लर्न से जॉब आसान हुई आपकी फैमिली के लिए, दिल से दुआ निकलती है। मेरी बेटी और हम आपके और आपके पापा मम्मी के लिए दिल से दुआ करते हैं। धन्यवाद जी। और आगे बढ़े। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। चलिए, तो कोशिश रहेगी अब डेली या हर 2 दिन में एक एक सेशन करते रहें यूट्यूब पे भी। और गैर उदाहरण प्रस्तुत करना, अवधारणाओं के बीच संबंधों के बारे में सोच को बढ़ावा देना, यानी प्रमोटिंग थिंकिंग अबाउट रिलेशनशिप अमोंगेस्ट कॉन्सेप्ट्स, यानी एक कॉन्सेप्ट का दूसरे कॉन्सेप्ट से क्या रिश्ता है, जोड़ करके समझाना, कनेक्ट करके पढ़ाना, बिल्कुल ठीक है, जो हम भी करते हैं। गिविंग अ डेफिनेशन एंड एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू रोट मेमोराइज इट। रट्टे लगवाने की बात प्याजे वाइगॉत्स्की कभी नहीं करेंगे। ये रचनावादी लोग हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, बच्चे को एक्टिव रखने की बात करते हैं, मीनिंगफुल लर्निंग की बात करते हैं, रियल लाइफ से जोड़ने की बात करते हैं, ना कि रोट लर्निंग की बात करेंगे। देखिए, एक होती है रोट लर्निंग, रटंत विद्या, दूसरी है मीनिंगफुल लर्निंग, जो रियल लाइफ से जुड़ के अर्थपूर्ण अधिगम बनेगा। तो आप रटंत विद्या से दूर रहेंगे थोड़ा सीटेट में, तभी आपका काम बन पाएगा। रटने को अच्छा नहीं मानना है, जो कि होता भी नहीं है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ठीक है, फोर्थ खराब है यहाँ पे। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है आपका वो फोर्थ ऑप्शन में है। तो ऑप्शन 4 जो है आपका वो करेक्ट हो गया। कि आप परिभाषा देना और याद करवाना बहुत अच्छा तरीका नहीं है। इसके अलावा बाकी सब सही है कि गैर उदाहरण भी दो, उदाहरण भी दो, और कॉन्सेप्ट के बारे में एक दूसरे के साथ, जो एक टॉपिक का दूसरे टॉपिक से क्या रिश्ता है उससे कनेक्ट कराओ। 11 नंबर क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड टीचर एंड स्टूडेंट इंटरचेंज देयर रोल्स। यानी बच्चा टीचर को भी एक्सप्लेन कर सकता है, टीचर भी बच्चे को एक्सप्लेन कर सकता है। हो सकता है टीचर कहे अच्छा मुझे ये कॉन्सेप्ट के बारे में बताओ, तो फिर वहां बच्चा टीचर बन गया और टीचर बच्चा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड टीचर एंड स्टूडेंट इंटरचेंज देयर रोल्स, अपने जो रोल्स हैं, उनकी भूमिकाएं हैं, वो बदल लेते हैं, विनिमय करते हैं। कि अब टीचर जो है वो स्टूडेंट को समझाता है जनरली, बट अभी रेसिप्रोकल टीचिंग में स्टूडेंट है जो टीचर को समझा रहा है। ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल टीचिंग कहलाता है, वाइगॉत्स्की का ही कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं है। ठीक, रिसेप्टिव लर्निंग तो सिंपल रिसीव कर रहा है कोई, ये कंडीशनिंग की तो बात हमें करनी ही नहीं है, एक्सपोजिटरी होता है, दिमाग में भर दिया आपने। इन सब पे अलग से चर्चा करेंगे जब ये टॉपिक आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, फिजा एक बच्ची है, देख लीजिए बच्ची है कि टीचर, अभी पता लगेगा, कई बार टीचर का नाम दिया हुआ होता है इन्होंने यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 फटाक से सॉल्व करेंगे। आज थोड़ा सा फीवरिश भी मुझे फील हो रहा है, तो थोड़ी बहुत एनर्जी डाउन रही होगी। आज मैंने बैचेस में तो छुट्टी की है, फिर शाम तक थोड़ा सा ठीक लग रहा था, मैंने सोचा कि चलो
यूट्यूब पे एक क्लास ले लेते हैं, कई दिनों से पेंडिंग है। देखिएगा, फिजा एनालाइजेज दैट शी हैज मोर प्रॉब्लम्स इन लर्निंग टॉपिक एक्स देन इन लर्निंग टॉपिक जी। यानी एक टॉपिक एक्स है और एक टॉपिक जेड है या जी है जिसको बोलते हैं। तो टॉपिक जी आसानी से समझ आ जाता है फिजा को, लेकिन एक्स में दिक्कत होती है। यानी हो सकता है कि मैथ्स में अच्छा समझ आता हो लेकिन बच्चे को हिस्ट्री समझने में दिक्कत होती हो, या किसी चैप्टर को आसानी से समझ लेती है बच्ची और दूसरे चैप्टर में दिक्कत होती हो। ऐसा हमें होता है कई बार। ठीक, इसका रीजन क्या है? बिकॉज शी इज इंटरेस्टेड इन टॉपिक जी। उसको टॉपिक जी में इंटरेस्ट है कि भाई पेडागोजी में इंटरेस्ट आता है तो इसलिए हम आपके साथ पढ़ लेते हैं। मैथ्स में नहीं आ पा रहा है या किसी और सब्जेक्ट में नहीं आ पा रहा है बाई चांस, तो इसलिए जो जिस चीज में इंटरेस्ट है वो समझ भी जल्दी आ जाती है, जिसमें इंटरेस्ट नहीं है उसमें दिक्कत होती है। ठीक, तो एंड इज पेइंग फोकस्ड अटेंशन टू इट, पूरा ध्यान लगा रही है लेकिन फिर भी इंटरेस्ट जिसमें ज्यादा है उसको आसानी से समझती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्ट डिस्क्राइब्स फिजाज एबिलिटी टू एनालाइज हर थिंकिंग। अब ये फिजा अपने बारे में खुद बता रही है कि फिजा ने विश्लेषण किया तो उसे पता चला कि विषय जी जो है या जेड जो है वो सीखने की तुलना में विषय एक्स में अधिक समस्याएं हैं, क्योंकि वह विषय जी में रुचि रखती है और उस पर ध्यान केंद्रित हो रहा है। अब ये कौन सी टेक्निक से फिजा को पता चला कि किस वजह से, इसका रीजन जो पता लगा है कि मेरा इंटरेस्ट जो है वो एक्स सब्जेक्ट में ज्यादा है, पेडागोजी में ज्यादा है, मैथ्स में नहीं है, इसलिए मुझे पेडागोजी जल्दी समझ आती है। ये मेटाकॉग्निशन है, बड़ा संज्ञान है। एक क्वेश्चन इस पे आता ही आता है। कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, इसमें कोई संघर्ष नहीं है, उसको क्लैरिटी है। उसको क्लैरिटी है कि मुझे एक्स तो समझ आता है, जेड समझने में दिक्कत है क्योंकि मेरा इंटरेस्ट जेड में नहीं है। तो मेटाकॉग्निशन है ये परासंज्ञान, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, अपनी स्ट्रेंथ अपनी वीकनेस के बारे में पता होना इंसान को कि भाई मुझे कहां दिक्कत होती है, कि मैं सुबह अच्छा पढ़ पाता हूं या रात को अच्छा पढ़ पाता हूं। तो ये व्यक्ति को पता होता है कि भाई पहले अगर मुझे कोई मूवी देखनी है या कुछ मौज करनी है, कुछ खेलना है, कैंडी क्रश ही क्यों ना खेलना हो, तो मेरा मन कर रहा है पहले खेल लूं, लेकिन मुझे पता है कि यार एक बार खेलने बैठे या रील देखने बैठे तो फिर पढ़ नहीं पाएंगे, तो इसलिए पहले पढ़ लेते हैं फिर रील देखेंगे। ये मेटाकॉग्निशन है कि आपको अपने बारे में पता है, यू कैन थिंक अबाउट योर ओन थिंकिंग, अवेयरनेस अबाउट अवेयरनेस, सोच पे भी सोच पा रहे हो, स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझ पा रहे हो, अपनी कमियों को समझ पा रहे हो। तो ये मेमोरी या कॉग्निशन नहीं, कॉग्निशन में तो थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब ये थिंकिंग के भी अबाउट थिंकिंग है, थिंकिंग के बारे में भी सोच पा रही है कि ऐसा क्यों है, उसके बारे में भी सोच पा रही है। तो जब दो लेयर ऐड हो जाएंगे तो आप मेटाकॉग्निशन के साथ चले जाएंगे, बियॉन्ड कॉग्निशन है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, हार्वर्ड गार्डनर्स थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस प्रपोजेस दैट। हार्वर्ड गार्डनर पे भी 2 से 3 क्वेश्चन अब आने लगे हैं क्योंकि असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें कई टॉपिक मर्ज हो जाते हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, इंटेलिजेंस के 8 प्रकार की बात की है। ठीक है, कोई कह रहा कैंडी क्रश सागा, बहुत बढ़िया, फटाफट से बताइए, गले में है थोड़ी सी समस्या। हार्वर्ड गार्डनर्स थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस प्रपोजेस दैट। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का जो प्रस्ताव है वो क्या है? इन 4 ऑप्शंस में से पहला है इंटेलिजेंस कैन सक्सेसफुली प्रिडिक्ट एकेडमिक सक्सेस। यानी जो बुद्धि है वो बहुत आसानी से बता सकती है कि एकेडमिक्स में कितना अच्छा बच्चा करेगा, पढ़ाई लिखाई में कितना अच्छा करेगा, ये इंटेलिजेंस के किसी टेस्ट से पता चल जाएगा। ऐसी बात आईक्यू टेस्ट करते हैं, गार्डनर नहीं करते, क्योंकि ये कह रहे हैं बुद्धि को एक प्रकार की थोड़ी है। जो व्यक्ति अगर पढ़ने लिखने में अच्छा नहीं है तो किसी चीज में अच्छा नहीं होगा, वो बुद्धिमान ही नहीं है, ऐसा नहीं है एज पर गार्डनर। ये सब बातें आईक्यू टेस्ट करते हैं। आईक्यू टेस्ट को थोड़ा सा बहुत अच्छा नहीं मानते गार्डनर। वो कहते हैं आईक्यू कोई एकमात्र तरीका नहीं है या कोई ऐसा हर चीज के लिए एक सिंगल एंटिटी नहीं है बुद्धि कोई, कि बस एक नंबर दे दिया तो वही व्यक्ति बुद्धिमान है ना। उन्होंने पूरी तरह से नहीं नकारा है बट काफी हद तक नकारा है। इंटेलिजेंस चेंजेस ओवर टाइम, ये बात जो है गार्डनर कह रहे हैं कि एक तो इंटेलिजेंस कई प्रकार की होती है और फ्लेक्सिबल है। आपका एनवायरमेंट, आपकी ट्रेनिंग, आपका जो क्या कहेंगे एक्सपीरियंस, ये सब आपकी बुद्धि के स्तर में या अलग अलग टाइप डोमेन ऑफ इंटेलिजेंस है उसमें बढ़ावा लाता है या बढ़ोतरी लाता है। तो बुद्धि समय के साथ बदलती है, ये कह रहे हैं गार्डनर। इंटेलिजेंस इज प्रीमैरिली इनहेरिटेड, ये बात जेनेटिक्स को मानने वाले लोग कहेंगे। इन्होंने जेनेटिक्स पे उतना जोर ना देके एनवायरमेंट पे जोर दिया है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आईक्यू को नकार रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आईक्यू टेस्ट जो है वो लॉजिकल एबिलिटी या लैंग्वेज एबिलिटी को ही टेस्ट कर रहे हैं। बाकी एस्पेक्ट के व्यक्ति म्यूजिक में अच्छा हो सकता है, व्यक्ति स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है, व्यक्ति जो है आपका साइंस में अच्छा हो सकता है, या व्यक्ति आपका अलग अलग खुद को जानने में अच्छा हो सकता है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस उसमें हो सकती है। तो 8 प्रकार की बुद्धि की, या नेचर को समझने में अच्छा हो सकता है। तो बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, ये कह रहे हैं। इंटेलिजेंस कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली एंड प्रिडिक्टेड एंड प्रेडिकेटेड प्रिसाइजली, एग्जैक्ट आप बुद्धि को सटीक रूप से बता सकते हो एक टेस्ट के द्वारा। ये कह रहे हैं ऐसा नहीं है। जो आईक्यू टेस्ट कहते हैं
वो बात इनके अनुसार सही नहीं है कि एक टेस्ट जो है पूरी बुद्धि के बारे में बता देगा व्यक्ति के। हो सकता है वो अलग अलग तरह से बुद्धिमान हो। आईक्यू टेस्ट में जनरली अगर आपका मैथ्स अच्छा है, लॉजिकल एबिलिटी अच्छी है, लैंग्वेज अच्छी है, तो आप ठीक स्कोर कर पाएंगे। अदरवाइज फिर बाकी के टाइप्स तो रह ही जाते हैं बहुत बार, ठीक। तो और वो कई बार कल्चरली बायस होते हैं आईक्यू टेस्ट। ऐसा भी होता है कि मान लीजिए अमेरिकन टेस्ट है कोई, तो अमेरिकन कल्चर के लोग उसमें ज्यादा स्कोर कर पाएंगे। तो बुद्धि समय के साथ बदलती है, यानी चेंजेबल है एज पर एनवायरमेंट। अब कोई बचपन से ही किसी को स्पोर्ट्स में डाला है तो वो बहुत कुछ वहां पे बेहतर कर पाएगा, कोई गारंटी नहीं होती। ऑफकोर्स एप्टीट्यूड सब में अलग है, जरूरी नहीं हर व्यक्ति जो है सेम फील्ड में ही अच्छा हो। वो आपको देखना पड़ेगा कि बच्चों को अलग अलग मेथड से पढ़ाया जाए कि उसके अंदर क्या क्षमता है और किस तरफ उसे भेजें। क्वेश्चन नंबर 14 है, वाइल देयर एग्जिस्ट अ पॉसिबिलिटी ऑफ इंट्रा ग्रुप इंडिविजुअल डिफरेंसेस येट मोस्ट स्टूडेंट्स विद ऑटिज्म। ऑटिज्म वाले बच्चों की बात हो रही है कि मान लिया कि अंतर समूह के अंदर भी, यानी इंट्रा मतलब एक जैसा जो ग्रुप है, जैसे ऑटिज्म वाले जो बच्चों का ग्रुप है उसमें भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो होंगे, सारे ऑटिज्म के बच्चे एक जैसे तो नहीं होते, है ना। जब बहुत बार अगर ये बात आती है सामने कि भाई जो पुरुष हैं वो महिलाओं से जो है ज्यादा ताकतवर हैं, ये हैं वो हैं, या कमजोर होती हैं महिलाएं, तो उसमें फिर मैं ये बहुत बार एग्जांपल देती हूँ कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर देयर। कोई भी दो मेल भी, यानी दो पुरुष भी पूरी तरह से समान क्षमताएं रखने वाले होंगे, ये जरूरी नहीं है। और दूसरी तरफ आपके पास फिर कर्णम मलेश्वरी का एग्जांपल है जो 130 किलोग्राम वजन उठा ले रही हैं। आपके पास फोगाट सिस्टर्स का एग्जांपल है जो कुश्ती में और इसमें बॉक्सिंग में, इन सब में चीज़ों में अच्छा करती हैं, कुश्ती में ऑफकोर्स। और बॉक्सिंग की बात आ रही है तो हमारे पास मैरी कॉम का एग्जाम्पल है, हमारे पास मैथ्स की अगर बात आती है शकुंतला देवी का एग्जाम्पल है, और ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो लेकिन कोई भी दो लोग दुनिया में पूरी तरह से एक जैसे तो नहीं हो सकते, इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो होंगे, व्यक्तिगत विभिन्नताएं तो पाई जाएंगी। तो बात हो रही है कि लेकिन कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं ग्रुप में। तो जब इंट्रा ग्रुप है, यानी ऑटिस्टिक ही बच्चे हैं सारे, उनमें भी अंतर पाए जाएंगे, लेकिन ज्यादातर बच्चे जो एक सिमिलैरिटी होती है ऑटिज्म में, एक कैरेक्टरिस्टिक कह लीजिए या जिस लक्षण है वो पाया जाएगा। वो कौन सा लक्षण है, यानी ऑटिस्टिक बच्चा है तो उसके अंदर कौन सा एक लक्षण होगा। ये आपकी बात को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए कहा गया है। अंत में पूछा बस इतना ही है कि ऑटिस्टिक बच्चे के लक्षण बता दो यहाँ पे। तो परफॉर्म सुपीरियर स्किल्स ऑफ इमेजिनेटिव प्ले। देखो ज्यादा इमेजिनेशन में अच्छा नहीं होता, कल्पनाशील खेल में अच्छा नहीं कर पाते ऑटिस्टिक बच्चे, है ना। ये प्रिटेंड प्ले या बहुत ज्यादा इमेजिनेशन वाले काम में इनको दिक्कत होती है। एक्वायर एडवांस्ड सोशियो इमोशनल रेसिप्रोसिटी। भाई सामाजिक और भावनात्मक पारस्परिकता में बहुत अच्छे नहीं होते, बल्कि बहुत ज्यादा इनको सोशलाइज करने को कहा जाएगा तो दिक्कत होगी। ऑटिस्टिक बच्चा, आपने आई थिंक ऑटिज्म का ही एक उदाहरण है माय नेम इज खान में, तो वो ज्यादा आई कांटेक्ट भी नहीं करते, बार बार रिपीटेटिव होते हैं ऑटिस्टिक बच्चे, ठीक है ना। ये कई सारी डिसेबिलिटीज में से जो आपके लर्निंग डिफिकल्टीज हैं उनमें से एक है, ऑटिज्म हुआ, एडीएचडी हुआ। डिमॉन्स्ट्रेट एडवांस्ड कम्युनिकेशन स्किल्स। अभी जो सितारे जमीन पर मूवी आई थी आमिर खान की, उसमें भी ये बात कही गई है ना, ऑटिस्टिक बच्चे भी दर्शाए गए हैं। तो डिमॉन्स्ट्रेट एडवांस्ड कम्युनिकेशन स्किल्स। इनको कम्युनिकेट करने में तो दिक्कत होती है, बार बार रिपीट करते हैं अपनी बातों को, आई कॉन्टेक्ट नहीं करते, तो सोशियो इमोशनल कनेक्शन में भी इनको दिक्कत होती है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, एक्सप्रेस स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू रूटीन और स्टेप्स, यानी दिनचर्या या चरणों को सख्ती से पालन करते हैं। मतलब इनका जो टाइम टेबल है या इनका जो रूटीन है, अगर उसमें थोड़ा भी चेंज आता है तो इनको बल्कि दिक्कत होती है कि रूम में भी अगर टेबल एक जगह लेफ्ट में रखी हुई थी उसको राइट में लगा दिया, तो ऑटिस्टिक बच्चों को दिक्कत होती है। अगर रूटीन में चेंज आता है या फिर सराउंडिंग में चेंज आता है, आसपास के लोग नए आ जा रहे हैं, तो वो उसको दिक्कत होती है। कोई संध्या लिख रही है माय सन इज ऑटिस्टिक। हाँ, बहुत बच्चों को समस्या होती है, तो वो पेरेंट्स को थोड़ा पेरेंटिंग का काम और चैलेंजिंग हो जाता है। बाकी तो बच्चे सीख सकते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, असर्शन की जब हम बात कर रहे हैं, इसको थोड़ा और वो करेंगे ताकि हिंदी मीडियम वाले भी देख पाए इसको। यार ये अगली बार से ना इसको इस बार ही टाइप कराना चाहिए था, इस पढ़ने में। फोन पे तो पढ़ने में दिक्कत होगी, जो भी फोन पे पढ़ रहा होगा इतना छोटा छोटा दिख रहा होगा। एनीवे, देखना एक बार। क्वेश्चन है, एक कथन है, क्या है स्टेटमेंट, क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट ऑफ फियर एंड स्ट्रेस, डर का माहौल, स्ट्रेस का माहौल, कीप्स स्टूडेंट्स ऑन देयर टोज एंड फैसिलिटेट्स मीनिंगफुल लर्निंग। यानी बच्चे जो है अपने टोज पे रहते हैं, एकदम हर टाइम बिल्कुल एज पे रहते हैं कि नहीं नहीं हमें तो करना पड़ेगा, पिताजी मारेंगे, तो इसलिए वो सीख लेंगे डर से। तो डर का माहौल कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि मीनिंगफुल लर्निंग नहीं होगी, रोट लर्निंग होगी, रट्टाफिकेशन। तो ये तो गलत हो गया, फॉल्स है ये कह रहे हैं अर्थपूर्ण अधिगम होगा। अर्थपूर्ण नहीं होगा, बस वो रट लेगा, सार्थक अधिगम नहीं है, जीवन से जुड़ा हुआ नहीं है, रियल लाइफ से जुड़ा हुआ नहीं है, वो रट्टाफिकेशन डर से करेगा। लर्निंग, इसलिए फियरफुल एनवायरमेंट को अच्छा नहीं मानते। लर्निंग इज गवर्नड ओनली बाय एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, ये कहना भी गलत है कि जो सीखना है वो बस बाहरी कारकों द्वारा नियंत्रित होता है, यानी क्या रिवॉर्ड मिलेगा, क्या पनिशमेंट मिलेगी, ये सब पे जो है आपके
जोर दिया जाता है लर्निंग में, ऐसा भी कहना गलत है। दोनों ही गलत है यहाँ पे, ये बोथ आर फॉल्स, बोथ आर फॉल्स। कि भय और तनाव का वातावरण बनाना छात्रों को सचेत करता है, बड़ा अच्छा है, उससे वो सार्थक अधिगम करते हैं, नहीं, भय का माहौल बनाना कोई अच्छी बात नहीं है क्लास में। अधिगम केवल बाहरी कारकों द्वारा नियंत्रित होता है, नहीं, कई बार इंटरनल फैक्टर्स से भी नियंत्रित होता है कि व्यक्ति को अचीवमेंट का शौक है, उसको इंटरेस्ट है उस टॉपिक में, वो जॉय ऑफ लर्निंग के लिए पढ़ रहा है, जरूरी नहीं है कि वो रिवॉर्ड के लिए, नंबर के लिए ही पढ़ रहा हो। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स ही जरूरी नहीं होते, व्यक्ति का इंटरेस्ट एप्टीट्यूड भी हो सकता है सीखने में शामिल। चलिए 15 सवाल और हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ क्लास इंक्लूजन, यानी वर्ग समावेशन, आप इंक्लूड कर रहे हैं बच्चों को, अलग थलग नहीं कर रहे हैं, उसका उदाहरण कौन सा होगा, आपको ये 4 ऑप्शंस में से पहचानना है। फटाफट से आप देंगे जवाब, ठीक है। देखिएगा, तो जब हम बात कर रहे हैं एन एग्जाम्पल ऑफ क्लास इंक्लूजन, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है आपको। पहले एक कथन दिया हुआ है, लोकेश हैज ट्रबल विद क्लासिफाइंग वन कॉन्सेप्ट दिल्ली एज अ सबसेट ऑफ अनदर इंडिया, यानी लोकेश एक बच्चा है जिसको एक संकल्पना, एक कॉन्सेप्ट है दिल्ली का, जो दूसरी संकल्पना के अंतर्गत आता है, जो कि भारत के अंतर्गत आती है। मतलब एक बड़ा कॉन्सेप्ट है इंडिया का, भारत का, उसका एक सबसेट है दिल्ली, है ना, उसका एक सब कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए। ये समझने में एक बच्चे को दिक्कत आ रही है वर्गीकरण में, ठीक है, आ सकती है। रीजन क्या है इसका, अंडरस्टैंडिंग हाउ इमोशंस अफेक्ट मेमोरी एंड लर्निंग कैन लीड टू सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग, यानी यह समझना कि भावनाएं स्मृति और सीखने को कैसे प्रभावित करती हैं। ये बात भी सही है कि जो इमोशंस है आपके, अगर मैं फियरफुल हूं, अगर भय में हूं कि मेरे ऊपर किसी ने बंदूक रखी हुई है, तो डर रहेगा। अब जब भय का इमोशन होगा बच्चे में, अफेक्ट मेमोरी, जो चीजें उसको आती होंगी वो भी वो शायद ठीक ना बोल पाए, ठीक से सीख ना पाए, क्योंकि भय है ना। अगर वो खुशी से सीख रहा है तो हो सकता है वो, आप पेपर अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में पेपर देने जाएंगे भयंकर डर के साथ, इतना डर कि आप परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे, तो इमोशंस आपकी लर्निंग को प्रभावित करते हैं, मेमोरी को प्रभावित करते हैं, ये बात एकदम ट्रू है। और बच्चा है जिसको एक क्लासिफाई करने में दिक्कत आ रही है कि इंडिया का सबसेट है दिल्ली, वो भी बात सही है, लेकिन ये दोनों बातें सही नहीं है, आपस में सही नहीं है, एक दूसरे के लिए सही नहीं है। व्यक्ति ए राहुल और रचना एक दूसरे के लिए सही नहीं है, राहुल भी बढ़िया इंसान है, रचना भी बढ़िया है, बट दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है, कंपैटिबिलिटी नहीं है, वो वाला हिसाब है यहाँ पे कि स्टेटमेंट सही है, रीजन सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है। ये कारण जो है ये इस स्टेटमेंट के लिए सही नहीं है, ये अलग कहानी चल रही है यहाँ पे कि इमोशंस अफेक्ट करते हैं मेमोरी को। यहाँ ये थोड़ी लिखा हुआ है कि लोकेश को कोई इमोशनली दिक्कत हो रही है, उसको फियर है, बुखार है, सरदर्द है, डरा हुआ है, इसलिए रिलेट नहीं कर पा रहा दो चीजों को, वैसा तो कुछ है नहीं। तो दोनों बातें सही है, बट एक दूसरे के लिए सही नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है, कि जो ए और आर हैं दोनों सही हैं, लेकिन जो आर है, जो रीजन है, वो सही व्याख्या नहीं करता ए की, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, ये क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एप्टली डिस्क्राइब्स द पर्पस ऑफ अ डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोस्टिक असेसमेंट नैदानिक आकलन बोलते हैं, निदान करना या गैप्स का पता लगाने के लिए डायग्नोस्टिक आकलन किया जाता है कि बच्चा अगर गलती कर रहा है, किसी कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, तो क्यों है और कहां है, ठीक है। तो टू आइडेंटिफाई द एरियाज वेयर स्टूडेंट्स में नीड एडिशनल सपोर्ट और इंस्ट्रक्शन, ये बात सही है कि वो एरियाज का, उन जगहों का पता लगाना जहां बच्चों को दिक्कत हो रही है, कहां गैप है लर्निंग में, कहां कमी रह गई है, कहां पे एक्स्ट्रा क्लासेस देने की जरूरत है, सही है बात, ये करेक्ट है। लेकिन बाकी ऑप्शंस भी तो पढ़ने हैं, हमें बाकियों से बेस्ट भी तो चाहिए, चारों ऑप्शंस में जो बेस्ट होगा वो सही है। टू गिव स्टूडेंट्स द अपॉर्चुनिटी टू क्रिटिकली असेस द वर्क ऑफ देयर पीयर्स, बच्चे पीयर असेसमेंट थोड़ी है ये कि बच्चे एक दूसरे का आकलन कर रहे हैं, यहाँ तो टीचर करेगा आकलन। टू आइडेंटिफाई द एटीट्यूड पैटर्न्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड डिजाइन अ करियर गाइडेंस प्रोग्राम, ये वो भी नहीं है, एटीट्यूड पैटर्न करके गाइडेंस एंड काउंसलिंग, कोई करियर काउंसलिंग की बात थोड़ी चल रही है। टू प्रोवाइड फीडबैक टू द टीचर अबाउट देयर टीचिंग मेथड्स, हाँ वो मिलता है फीडबैक, लेकिन ये मेजरली जो होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट, वो जहां कमी रह गई है उसको डायग्नोस करने के लिए, जैसे एक टेस्ट आप ब्लड टेस्ट कराते हैं ये पता करने के लिए कि भाई बुखार है, तो पता तो लग जाए कि रीजन क्या है, डॉक्टर कहेगा टेस्ट करा लो। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट कमी का या प्रॉब्लम का पता लगाने के लिए होता है, बाकी सारी चीजों का के लिए अलग अलग टेस्ट अवेलेबल हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 के बच्चा फेल हो रहा है या मैथ्स में दिक्कत है, तो क्यों है, वो डायग्नोसिस से पता चलेगा कि कारण क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, 10-year-old काकुली इज स्ट्रगलिंग विद अ डिफिकल्ट मैथ प्रॉब्लम, व्हाट कैन हर टीचर डू टू एनहेंस हर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। 10 साल की बच्ची है जिसका नाम काकुली है, गणित के एक कठिन सवाल में अटकी हुई है, जूझ रही है उससे, उसके समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए शिक्षिका क्या कर सकती हैं कि जो मैथ्स में जिस सवाल पे अटकी है काकुली, उसको हेल्प करने के लिए हाउ हर टीचर कैन हेल्प हर। सिंपल, पहला ऑप्शन है गिव सीवियर पनिशमेंट सो दैट इट इज नॉट रिपीटेड इन फ्यूचर, यानी काकुली को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि भविष्य में ऐसा दोबारा ना हो। सजा देना, बच्चे को डांटना, फटकारना,
कोई बहुत अच्छा तरीका है नहीं, इससे कोई सॉल्यूशन निकलना नहीं है, सिंपल बात। और ये पेडागोजी में हम इसको अच्छा मानते भी नहीं है, साफ बात है, ठीक है। तो ये एक बात हो गई कि डांट लगाने से तो ऐसा नहीं है कि मैथ की प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी जब वो अटक रही है या उसको स्ट्रगल कर रही है वो किसी एक टॉपिक में, तो डांट लगाने से तो वो और दिक्कत में आएगी। गिव हर द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, सीधा सॉल्यूशन दे दोगे तो वो खुद से कैसे करना सीखेगी। टेल हर टू स्किप द प्रॉब्लम एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अच्छा, अगर प्रॉब्लम स्किप कर दी तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी समझ नहीं आएगा, अगर पहला ही छोड़ दिया तो ये भी कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है। तरीका क्या हो सकता है कि हिंट दे टीचर, हेल्प करे, किसी स्टेप पे अगर अटकी है बच्ची तो वो स्टेप सॉल्व करे, स्कैप फोल्डिंग दे, कुल मिला के वाइगॉत्स्की कहते हैं, जो कि एनकरेज हर टू कीप ट्राइंग एंड ऑफर स्कैप फोल्डिंग व्हेन नीडेड। जहां जरूरत पड़े कोशिश करते रहने के लिए उसे प्रोत्साहित करें और जरूरत पड़ने पर आलमन प्राप्त करें। इसको पाड़ कह देते हैं, हिंदी में कई नाम है, इंग्लिश में सिर्फ आपका पाड़ ढांचा। टेम्परेरी हेल्प है बेसिकली ये, कि बच्चा किसी स्टेप पे अटका तो उसको स्कैप फोल्डिंग दे दी, टेम्परेरी हेल्प दे दी कि वो स्टेप जो है सॉल्व कर दिया, हिंट दे दिया, कोई हाफ सॉल्व प्रॉब्लम दे दी, तो ये इससे क्या मदद हो जाती है बच्चे की, फिर वो आगे बढ़ जाएगी। जिस स्टेप पे अटकी है वहां हेल्प कर दो, बजाय कि पूरा सवाल खुद से करने के। अस्थाई मदद कहते हैं हिंदी में। जीन पियाजे परसीव्स डैश, ये अच्छा सवाल है। जीन पियाजे परसीव्स डैश टू बी डैश, वही लेव वाइगॉत्स्की बिलीव्स डैश टू बी डैश। तो जीन पियाजे किसकी बात करते हैं भाई, ईगो सेंट्रिक स्पीच की। किसकी, ईगो सेंट्रिक स्पीच, यानी बच्चा जब खुद से बोल बोल के बातें कर रहा है तो वो ईगो सेंट्रिक है, सेल्फ सेंटर्ड है, ऐसा पियाजे कहते हैं। टू बी व्हाट, ईगो सेंट्रिक स्पीच दो जगह दिख रही है, बाकी प्राइवेट स्पीच हटा दो, वाइगॉत्स्की की बात कर रहे हैं प्राइवेट स्पीच की, वो आगे आएगा। तो ईगो सेंट्रिक स्पीच यस, अ साइन ऑफ कॉग्निटिव इमेच्योरिटी या फिर इफेक्टिव इन सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन की बात तो वाइगॉत्स्की करते हैं, तो ये कॉग्निटिव इमेच्योरिटी का साइन है, CI लिख दिया है मैंने। वाइगॉत्स्की जो है प्राइवेट स्पीच की बात करें कि बच्चा खुद से कपड़े फोल्ड करते हुए अपने और खुद से ही बातें कर रहा है, बोल बोल के खुद को दिशा दे रहा है, सेल्फ रेगुलेट कर रहा है कि भाई ये काम ऐसे नहीं होगा बुद्धू, ये वाला कलर नहीं, ये वाला कलर लगाना था, इसको ऐसे फोल्ड करना था, वो खुद से बातें कर रहा है, तो वो खुद को दिशा दे रहा है, सेल्फ रेगुलेट कर रहा है प्राइवेट स्पीच के माध्यम से, एज पर वाइगॉत्स्की। बट यही प्राइवेट स्पीच पियाजे कहते हैं कि वो कॉग्निटिवली उतना मेच्योर नहीं है अभी, तो वो खुद से बोल बोल के बातें कर रहा है, जो कि जिसका कोई बहुत ज्यादा इस्तेमाल यहाँ नहीं है, कॉग्निटिव इमेच्योरिटी का साइन है। तो बी ऑप्शन ये सही हो जाता है यहाँ पे, बाकी कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं है। ठीक है, इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम पियाजे वाइगॉत्स्की के क्वेश्चंस अलग से कर रहे होंगे। ठीक है, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग डज नॉट इन्वॉल्व, UDL बोलते हैं इसको, जो हम डिस्कस कहाँ करते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में करते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन में करते हैं। तो UDL जो है यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग डज नॉट इन्वॉल्व, क्या नहीं आता UDL में, यूनिवर्सल डिजाइन मतलब हर तरह का बच्चा सीख पाए, क्लास में यूनिवर्सली सीख पाए, उसकी बात हो रही है। जूम करो मैम, थोड़ा लो यार कर देते हैं, देखिएगा ये, हाँ हमारी थोड़ी मिस्टेक रही, इसको जो है हमें टाइप ही करा देना चाहिए था। अभी तो आप मैनेज कर लो, 10 सवाल और हैं, अगली बार से करा देंगे टाइप। वो थोड़ा पेपर वाला फील आ जाता है, बट पहले पेपर ही अलग तरह से देते थे, अब 2-3 बार से ये पेपर ऐसे देने लग गए हैं कि बहुत छोटा छोटा दिखता है। तो UDL की जब हम बात करें कौन सी चीज़ इसके बारे में सही नहीं है, तो जो सबको इंक्लूड ना करे वो UDL नहीं है, क्योंकि UDL जो है सार्वभौमिक जो डिजाइन है वो तो हर तरह के बच्चे को इंक्लूड करेगा। प्रैक्टिसिंग फॉर्म्स ऑफ लेबलिंग एंड कैटेगराइजेशन ऑफ लर्निंग, बस यही है, लेबल करने की बात कभी भी यूनिवर्सल डिजाइन करेगा ही नहीं। यूनिवर्सल मतलब हर तरह का बच्चा, और लेबल जब ठप्पा लगा दिया आपने कि ये तो रिटार्डेड बच्चा है, ये स्टूपिड है, ये स्मार्ट है, ये है, ये वो है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, वो सबके लिए फिर क्लासरूम नहीं रहेगा, फिर आप तो कुछ तरह के बच्चे ही पढ़ाएंगे सिर्फ। गिविंग ऑल लर्नर्स वेरियस वेज ऑफ एक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन, हाँ मल्टीपल तरीके से भाषा ज्ञान की प्राप्ति के तरीके दो बच्चों को, ठीक है, ये यूनिवर्सल डिजाइन है, सार्वभौमिक, सबको जोड़ लिया इसमें, हमें नहीं चाहिए जो नहीं है, तो वो लेबलिंग वाला ही नहीं है। प्रोवाइडिंग ऑल लर्नर्स ऑल्टरनेटिव्स फॉर डिमॉन्स्ट्रेटिंग व्हाट द लर्नर नो, सभी बच्चे बता पाएं, दर्शा पाएं किसको क्या आता है, ये बच्चे बता रहे हैं। टैपिंग इनटू ऑल लर्नर्स इंटरेस्ट एंड ऑफरिंग चैलेंजेस अकॉर्डिंगली, बच्चे के हर बच्चे के, मान लीजिए 30 बच्चे हैं क्लास में, तो आपको पता हो किसका इंटरेस्ट किस तरफ है, किसको चार्ट दिखा के समझ आएगा, किसको एक्टिविटी करा के, किसको कैसे इन्वॉल्व करके समझ में आएगा, बच्चे के हित के हिसाब से आप उसको, किसी को म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो उसके हिसाब से उसको म्यूजिक में डालते हैं, दूसरे को स्पोर्ट्स में डालते हैं, तीसरे को कुछ और काम कराते हैं, चौथे को मैथ्स की क्विज देते हैं, तो आपको इंटरेस्ट के हिसाब से देखना होता है, क्योंकि आपको तो हर बच्चे को सिखाना है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिएगा, कोहलबर्ग के ऊपर सवाल है, कोहलबर्ग का एक सवाल मिनिमम आता है, 2 भी आ जाते हैं कई बार। असर्शन रीजनिंग में जो 1-1 नंबर के टॉपिक होते थे, आज वो कई बार 2 नंबर के भी नजर आते हैं हमें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लॉरेंस कोहलबर्ग थ्योरी इज करेक्ट, यानी लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। करेक्ट पूछा है आपसे, इनकरेक्ट नहीं पूछा है, पहले तो ये देख लेना है।
कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है कि सही और गलत क्या होता है, मूल्यों की बात हुई है कि सच बोलना सही बात है, झूठ बोलना गलत बात है, इन सब की चर्चा की है। इट टेक्स इनटू अकाउंट इफेक्ट्स ऑफ कल्चर एंड जेंडर ऑन मॉरल रीजनिंग, यानी यह नैतिक तर्क पर संस्कृति और जेंडर के प्रभावों को ध्यान में रखता है। ये तो इसकी आलोचना है। अगर आपने प्रीवियस कभी मेरी कोई भी वीडियो देखी होगी यूट्यूब पे भी या बैच में भी या नोट्स में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कल्चर को ध्यान में नहीं रखती है। तो कल्चर का बहुत महत्व है कि जो भारत में सही है या गलत है वो हो सकता है इंडिया में या अमेरिका में, सॉरी, जो इंडिया में सही है जरूरी नहीं है वो अमेरिका में भी सही हो, जो अमेरिका में सही है वो इंडिया में भी सही हो, है ना। हमारे यहाँ अगर माँ बाप को क्या कहते हैं ओल्ड एज होम में छोड़ दिया जाए तो ये कल्चरली बड़ी गलत बात हो जाएगी। तो बच्चे जरूरी नहीं है कि माँ बाप का ध्यान इसलिए रख रहे हो कि उन्हें बड़ा प्यार है उनसे, हो सकता है वो समाज की शर्म के चक्कर में रख रहे हो, या हमारे यहाँ जो कल्चर है वही वैसा ही है, हो सकता है अमेरिका में वो नॉर्मल बात हो कि वहां बच्चे साथ नहीं रहते। तो सारे कल्चर का सही गलत अलग होता है, तो उस चीज की बात यहाँ पे की नहीं गई। लेकिन ये सारे कल्चर के लिए सेम ही स्टेजेस इन्होंने दे दी, तो ये इनकी आलोचना है। ये सही नहीं है कि मॉरल रीजनिंग पे या नैतिक तर्क सही और गलत लोगों का संस्कृति के हिसाब से होता है या संस्कृति का सही और गलत पे फर्क पड़ता है। इस चीज का ध्यान इन्होंने नहीं रखा। इन्होंने दुनिया भर के लिए 6 स्टेजेस दे दी, कोई भी कल्चर हो सबके लिए सेम है। इट डज नॉट स्पेसिफाई एग्जैक्ट स्टेजेस फॉर प्रोग्रेशन ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, यानी ये जो थियरी है बच्चों में नैतिक विकास की प्रगति के सटीक अवस्थाओं को निर्दिष्ट नहीं करती, बिल्कुल सटीक अवस्थाओं को निर्दिष्ट करती है। टोटल 6 स्टेजेस है, क्लियर कट दी हुई है ना दुनिया भर में, और 3 लेवल हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि क्लियर कट स्टेजेस नहीं दी हुई, भाई स्टेजेस नहीं पता लग पा रही हैं, ऐसा तो नहीं है। इट इज बेस्ड ऑन द स्टडी डन थ्रू एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, कि ये एक्सपेरिमेंटल मेथड्स की स्टडी है, नहीं, ये डिस्कशन की स्टडी है, ये चर्चा की स्टडी है, ये आपकी मॉरल डिलेमा की स्टडी है, कोई एक्सपेरिमेंट्स की नहीं है। ये चर्चा के माध्यम से बहुत सारे बच्चों के साथ चर्चा करके डिस्कशंस करके एक कंक्लूजन पे ये थियरी बनाई गई है, ना कि कोई एक्सपेरिमेंट करके। इट प्रेजेंट्स कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस टू चिल्ड्रन, ये बात एकदम सही है कि डिलेमा प्रेजेंट करता है, दुविधा, कि भाई अगर आपके पिताजी और आपके पति को आपको बचाना है तो दोनों में से किसको बचाएंगे, ये इस तरह की दुविधाएं हैं जो कोलबर्ग प्रेजेंट करते हैं बच्चों के सामने। डिलेमा को प्रेजेंट करके ये थियरी बनाई गई है कि क्या सही और क्या गलत समाज में। फिर तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बाकी सारे गलत हैं इस थियरी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा आप, ईच चाइल्ड फाइंड्स अपॉर्चुनिटीज टू प्ले, बहुत अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल जिसको कहेंगे, और ये अलग अलग तरह से कितनी बार पूछा जा रहा है पेपर में घुमा फिरा के सीटेट में, कि एक स्टेटमेंट है, एक अभिकथन है कि प्रत्येक बच्चे को खेलने, प्रयोग करने और अपनी दुनिया की खोज करने का अवसर मिलता है। यानी बचपन में हर बच्चे को खेलने का अवसर मिलता है, हर बच्चे को एक्सपेरिमेंट का अवसर मिलता है, हर बच्चे को डिस्कवर करने का अवसर मिलता है चीजें। बताइए, ईच चाइल्ड फाइंड्स अपॉर्चुनिटीज टू प्ले, एक्सपेरिमेंट एंड डिस्कवर देयर वर्ल्ड, मिलता है कि राहुल? मिला था बचपन में खेलने का मौका? मना कर रहे हैं राहुल। हर बच्चे को खेलने का, डिस्कवर करने का या एक्सपेरिमेंट करने का मौका नहीं मिलता है, अपनी दुनिया से हमें बाहर आना पड़ेगा। क्योंकि आपको बचपन में मौका मिला था खेलने कूदने का, तो ये प्रिविलेज ही है एक तरह का। ऐसे भी बच्चे हैं जिनको बचपन से ही काम पे लगा दिया गया था, या फिर उनको मौका मिला ही नहीं एक्सप्लोर करने का, या फिर वो मान लीजिए आप जहां युद्ध चल रहा है आज की डेट में, यूक्रेन है, अफगानिस्तान है, इस तरह की कंट्रीज जहां स्थिति इतनी खराब है, वहां आप सोचिए कितने बच्चों को खेलने कूदने का मौका मिल रहा है, एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है, वो सर्वाइव कर जाएं शाम तक, गोलियों की आवाज सुन रहे हैं आसपास। तो सबके लिए बचपन एक जैसा नहीं होता है ना। तो ये बात एकदम गलत है, ये आपको फंसाने के लिए कहा गया है, ये एकदम गलत है कि प्रत्येक बच्चे को खेलने का, प्रयोग करने का मौका मिलता है, एक्सपेरिमेंट करने का, एक्सप्लोर करने का। खिलौने तो भाई सबको मिलते हैं, बचपन में सबको नहीं मिलते लक्ष्मण, है ना, ध्यान रखिए। रीजन क्या है इसका? चाइल्डहुड इज अ यूनिवर्सल कंस्ट्रक्ट, तो ये आपको मानना पड़ेगा कि चाइल्डहुड जो है एक कल्चरल कंस्ट्रक्ट है, सामाजिक संरचना है, सोशियो कल्चरल कंस्ट्रक्ट है। अलग अलग समाज में अलग अलग तरह का बचपन होता है। लड़कियों का बचपन जल्दी समाप्त हो जाता है, उन पर जिम्मेदारियां ज्यादा आ जाती हैं, जैसे वो बड़ी होती हैं, प्यूबर्टी हिट करती हैं, उनको बाहर खेलने से मना कर दिया जाता है, छिन गया बचपन। गरीब बच्चा जिसके घर में खाने को नहीं है, वो सुबह नंगे पैर जो है गुब्बारे बेचता हुआ फिर रहा है, उसका बचपन तो बचपन नहीं है। समझ रहे हो? तो चाइल्डहुड एक यूनिवर्सल कंस्ट्रक्ट नहीं है, ये कोई सार्वभौमिक निर्माण नहीं है, एक सोशियो कल्चरल कंस्ट्रक्ट है। अलग अलग समाज, संस्कृति, वर्ग, कहां से आप हैं वो डिपेंड करेगा कि आपका चाइल्डहुड कैसा है। तो ये दोनों ही बातें गलत हैं कि बचपन सार्वभौमिक है, नहीं, आपको फंसाने के लिए ट्रिक क्वेश्चन है। चाइल्डहुड कोई यूनिवर्सल कंस्ट्रक्ट नहीं है। एज जो बना दी गई है एज के हिसाब से कि ये 6 से 12 में जो है आपका लेटर चाइल्डहुड होगा, वो बात सही है, बट बचपन सबके लिए सेम नहीं होता। आपके घर का 16 साल का बच्चा खुद से दूध लेके नहीं पी पाता, और एक बच्चा जो शायद 5 साल की बच्ची होगी वो अपने 3 साल के भाई को, या 6 साल की बच्ची होगी वो अपने 4 साल के भाई को दूध अगर मिल जाए या जो भी खाने पीने को मिल जाए वो बना के दे रही होगी। या एक बच्चा जो 4-6 साल का है वो गुब्बारे बेच के शाम को घर पैसे लेकर के जाता है। तो बचपन सबके लिए सेम नहीं होता, यूनिवर्सल कंस्ट्रक्ट नहीं है, सामाजिक संरचना है।
एज जो है बचपन की हमने जो बनाई हुई है चाइल्डहुड की, कि भाई अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 में होगा या 3 से 6 वर्ष में होगा, लेटर चाइल्डहुड जो है वो 6 से 12 में होगा, वो एक अलग कहानी, वो एज के हिसाब से हमने कैटेगराइज किया हुआ है, बट बचपन सबके लिए सेम नहीं है। कई लोग बचपन एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाते कि होता क्या है। एनीवे, तो चूज द करेक्ट ऑप्शन। बोथ ए एंड आर फॉल्स। हाँ बिल्कुल सही बात है, दोनों ही फॉल्स हैं ये, है ना, ये दोनों फॉल्स हैं, दोनों गलत हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। 23वां सवाल क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ क्वेश्चन दैट प्रमोट्स एनालिटिकल थिंकिंग। एक क्वेश्चन जरूर आता है थिंकिंग पे, चाहे वो एनालिटिकल थिंकिंग हो, चाहे वो डाइवर्जेंट थिंकिंग हो। बेसिकली ये क्वेश्चन ऐसा होता है जो आपको कहे कि ओपन एंडेड सोचो, सारी दिशाओं में सोचो, उसकी बात करता है ये जो आपका क्वेश्चन है। तो एनालिटिकल थिंकिंग की अब आपको सिंपल, इसमें एक सिंपल ट्रिक होती है जहां व्हाट व्हेन वाले क्वेश्चन नहीं, वन वर्ड वाला नहीं आपको चूज करना, जिसमें सोचना पड़े चारों दिशाओं में, वो ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। तो निम्न में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जो विवेचनात्मक सोच, एनालिसिस के फेल हुए पिछली बार सीटेट में तो क्यों हुए, क्या कारण थे, कहां पढ़ाई गलत की, कहां मेहनत कम की, रिवीजन कम किया, अच्छा इस वाले सब्जेक्ट में नंबर कम आए। तो आप पार्ट्स में तोड़ के देख रहे हैं, पूरा इसको खोल के देख रहे हैं, गड़बड़ है कहां, तो ये एनालिसिस लगेगा इसमें। तो हु वॉज द लीडर ऑफ जर्मनी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, तो वन वर्ड आंसर दे दोगे, कोई फायदा नहीं होगा, इसमें कहां एनालिसिस लग रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ था, ये भी वन वर्ड आंसर है, सीधा एक ईयर बता दोगे। विच कंट्रीज वर डायरेक्टली इन्वॉल्व, ये भी फैक्चुअल आंसर है, इसमें कोई एनालिसिस नहीं लग रहा कि कौन इन्वॉल्व था, आप बता दो, ये 4 लोग थे भाई, है ना, ये कंट्रीज थी। फोर्थ ऑप्शन ही बचता है, विच फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटेड द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, वो कौन से कारण थे जिनकी वजह से द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने में किन कारकों का योगदान था, वो कारण क्या थे, अब यहां पे एनालिसिस लगेगा, है ना। हम कहते हैं कि 1857 क्रांति में फिर वो कहां से हमें आजादी कैसे मिली, कहां से शुरू हुआ था, क्या कहानी थी, तो वो पूरा एनालिसिस लगेगा, आपको उसमें सोचने में मजबूर होना पड़ेगा, वन वर्ड आंसर नहीं मिलेगा कोई। तो इसी तरह से जो दिशाओं में सोचना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, वो फोर्थ ऑप्शन में कि कौन से फैक्टर्स थे। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पे और देखते हैं क्या कहते हैं कवि। वाइल एंगेजिंग स्टूडेंट्स हु आर विजुअली चैलेंज्ड, यानी जब आप उन बच्चों को एंगेज कर रहे हैं जो विजुअली चैलेंज हैं, दृष्टि बाधित हैं, जिनको देखने में समस्या है, टीचर्स शुड यूज डैश, तो ब्रेल लिपि या टेक्टाइल मटेरियल, इन दोनों में से कोई एक होगा। विच डैश, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड ट्रांसमिशन डिवाइसेस, ये ऑडिटरी दिक्कत थोड़ी है, टच और फील मटेरियल यूज करना होता है, तो ब्रेल लिपि का इस्तेमाल किया जाएगा। टेक्टाइल मटेरियल जिसको टच और फील करके पढ़ा जाता है। ब्रेल लिपि 6 डॉट्स पे आधारित होती है, लुई ब्रेल ने बनाई थी, सिंपल है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 पे। यू आर अ टीचर हु वांट्स टू एनकरेज योर स्टूडेंट्स टू थिंक क्रिटिकली एंड क्रिएटिवली, आप एक टीचर हैं जो चाहते हैं कि आपके जो बच्चे हैं, आपके जो स्टूडेंट्स हैं, वो दिशाओं में सोचें, कुछ नया सोचें, हर एक पक्ष को सोचें, क्रिटिकली सोचें, फैक्ट क्या है, ओपिनियन क्या है, हर पहलू से सोच पाएं और कुछ नया भी सोच पाएं, क्रिएटिव सोच पाएं। तो आपको क्या करना होगा, कौन सी स्ट्रेटेजी जो है सबसे अच्छी रहेगी, लेक्चर देना उनको, लेक्चर करने से क्रिएटिविटी नहीं आती। एक प्रोजेक्ट दे देंगे जिसमें बच्चे मेमोराइज करें, रट्टाफिकेशन करें, ये भी बेकार है, बच्चा जहां एक्टिव है वो ऑप्शन बेस्ट है पेडागोजी में, सिंपल रूल है अपना। प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद ओपन एंडेड क्वेश्चंस टू कम अप विद देयर ओन सॉल्यूशंस, खुद के सॉल्यूशन, ओपन एंडेड क्वेश्चन जहां दिशाओं में सोच पाए बच्चा, कोई वन वर्ड आंसर ना हो, ये बात सही है। गिविंग स्टूडेंट्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तो एक चूज कर लेंगे, उसमें क्या क्रिएटिविटी लगी बच्चे की और क्या डाइवर्जेंट थिंकिंग लगी, है ना, और क्या क्रिटिकल थिंकिंग लगी, कि अलग अलग दिशाओं में तो वो सोच ही नहीं पा रहा, जरूरत ही नहीं है, 4 में से एक ऑप्शन सही होगा, क्या अलग दिशाएं, है ना। तो आपको अलग अलग दिशाओं में सोचने वाले जवाब देने हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ असेसमेंट फॉर स्टूडेंट्स लर्निंग, यानी निम्न में से कौन विद्यार्थियों में सीखने के लिए आकलन का एक उदाहरण है। असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग, एज लर्निंग, फॉर लर्निंग, सीखने के लिए आकलन का उदाहरण। पहला ऑप्शन है, आर रूब्रिक गिवन टू द स्टूडेंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट आउटलाइनिंग व्हाट दे नीड टू डू टू अचीव अ सर्टेन ग्रेड, यानी एक परियोजना की शुरुआत में छात्रों को दिया गया रूब्रिक यह रेखांकित करते हुए कि उन्हें एक निश्चित ग्रेड प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, बताइए। शुरुआत में एक रूब्रिक दिया जा रहा है, एक स्टैंडर्ड पैमाना दिया जा रहा है कि वो अब एक प्रोजेक्ट की शुरुआत में कि उनको कितना आता है, कैसे करेंगे वो। अब फाइनल एग्जाम दैट कवर्स, फाइनल एग्जाम ऑफ लर्निंग का उदाहरण होता है कि एंड में जो एग्जाम हो रहा है, असेसमेंट फॉर का नहीं। अ क्विज एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग एट द बिगिनिंग ऑफ क्लास टू चेक फॉर प्रायर नॉलेज, तो ये आपका कई बार डायग्नोसिस के लिए यूज हो सकता है, हालांकि ये ऑप्शन हो सकता था, इतना खराब ऑप्शन ये नहीं है। आ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट यूज टू कंपेयर स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट तो ऑफ लर्निंग का उदाहरण है, एसए का पार्ट हो जाएगा, फाइनल एग्जाम भी एसए का पार्ट हो जाएगा, समेटिव असेसमेंट का, ना कि एफए का। और असेसमेंट फॉर लर्निंग एफए का पार्ट है, रचनात्मकता का, फीडबैक के लिए यूज होगा, है ना, या फिर ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगा। तो ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस देखेंगे तो क्लास शुरू होने से पहले एक रूब्रिक, एक सेट पैमाना दिया है,
तो वो ज्यादा बेहतर है। हालांकि क्विज भी दी जा सकती थी, लेकिन इन्होंने क्विज को जो है ऑफिशियल आंसर की में माना नहीं है कि चेक फॉर प्रायर नॉलेज, तो इसको डायग्नोसिस के रूप में इन्होंने देखा है। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत क्लोज होते हैं दो ऑप्शन पेडागोजी में, तो जो ऑफिशियल मान ले वही सही है। फिर इस पर और लंबी चर्चा जब करेंगे, जब हम असेसमेंट क्वेश्चन अलग से कर रहे होंगे। तो ए ही है इसका ऑप्शन, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, यही ऑफिशियल भी है और ऑफिशियल के साथ ही आपको चलना होता है। गलत नहीं है ये, पूरी तरह से इसको गलत नहीं कह सकते, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि आंसर नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। फिर अगेन ये आपका असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस आपके सामने हैं। एज कंपेयर टू बॉयज गर्ल्स हैव एन इनेट टेंडेंसी, अच्छा सवाल है, इसमें फंसेंगे आप लोग, है ना, इसमें फंसेंगे आप लोग। देखिएगा एक बार, पढ़ पा रहे होगे, मैं ऐसी उम्मीद जता रही हूं, नहीं तो थोड़ा सा और जूम कर सकते हैं हल्का सा, देखना एक बार, हाँ पढ़ लोगे अभी तो आप। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, एक कथन दिया हुआ है, ये कथन क्या कहता है, लड़कों की तुलना में लड़कियों में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से अधिक प्रभावित होने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। ध्यान दीजिएगा, जन्मजात प्रवृत्ति कह रहे हैं कि एज कंपेयर टू बॉयज गर्ल्स हैव एन इनेट टेंडेंसी टू बी अफेक्टेड मोर बाय सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, यानी लड़कों की तुलना में लड़कियों में आंतरिक एक टेंडेंसी है, झुकाव है, प्रवृत्ति है समाज और संस्कृति के साथ जाने की, या उनके प्रेशर में आने की, या उनसे प्रभावित होने की, कि जो समाज है, संस्कृति है, फलाना क्या कहेगा, मम्मी पापा जो है दुखी हो जाएंगे, ये हो जाएगा। तो ये इमोशनल वाला एस्पेक्ट है कि लड़कियां जो हैं वो ज्यादा प्रभाव में आ जाती हैं, ज्यादा प्रेशर में आती हैं लड़कों की अपेक्षा, लड़के मन की कर लेते हैं। ये इनेट नेचर है लड़कियों का, यानी आंतरिक है, बायोलॉजिकल कारण है। क्या ऐसा है, हमें क्या पता। हाँ, ऐसा जनरली होता है समाज में कि जनरली अगर आप देखते हैं तो लड़कियों पे समाज का जो दबाव है या प्रभाव है, वो कंफर्मिटी की उनमें जो क्षमता कह लीजिए, या फिर उनमें टेंडेंसी जो है कि चीजें मान लेने की, दबाव में आ जाने की, वो ज्यादा होती है। उसका एक कारण होता है उनमें एम्पैथी थोड़ी सी ज्यादा होती है। दूसरा जो मुख्य कारण है वो है समाज ने कंडीशनिंग बढ़िया कर रखी है। सामाजिकरण इस तरह से होता है कि लड़कियों पे दबाव ज्यादा ही होता है चीजें मानने का। इसमें कोई बायोलॉजिकल फैक्टर नहीं है, कोई इनेट टेंडेंसी नहीं है, है ना। तो ये इनेट कहना गलत होगा यहाँ पे। ऐसा होता है, अगर ये इनेट वर्ड यूज ना किया होता ना, टेंडेंसी कह देते, तो भी हमें सही मानना पड़ता, क्योंकि वो सामाजिक कारण है कि हाँ ऐसा होता है। ज्यादातर कल्चर्स में हालात ये हैं, है ना, कि आज भी अगर जो है दूसरी, ये इतनी बेसिक चीज है, फिर भी आप देखिएगा, अभी आप थोड़े से गांव वगैरह में चले जाइए या थोड़े रिमोट एरियाज में चले जाइए, हर जगह कॉमन नहीं है। लड़का अगर दूसरी शादी करता है तो थोड़ा नॉर्मल है कंपैरेटिवली लड़की की तुलना में। लड़की का डिवोर्स अभी भी बहुत ज्यादा बड़ी बात है समाज के लिए, लड़के की तुलना में। डिफरेंस आप अगर सच में देखने जाएंगे तो, किसी को बहसबाजी करनी हो, मानना ही ना हो तो बात अलग है, अदरवाइज ये स्टैटिस्टिकल बातें हैं। क्यों? क्योंकि सोसाइटी ने जो सारा बोझ है समाज की चीजों के मानने का, वो लड़कियों के सर मंडा हुआ है, जो कि एक सही बात है, लेकिन ये इनेट नहीं है। अगेन, ये सोशल और कल्चरल फैक्टर्स से ज्यादा प्रभावित होती हैं लड़कियां, समाज के दबाव ज्यादा लेती हैं, उसमें समाज का ही रीजन है। सोशलाइजेशन उनका इस तरह से हुआ, उनको बड़ा उस तरह से किया गया है बचपन से ही। घर की इज्जत उनके हाथ में है और प्रॉपर्टी लड़कों के। एनीवे, तो ये मजाक की भी बात है थोड़ी सी, और ये सच भी है इसमें थोड़ा सा। तो ये बात सही थी, बट इनेट वर्ड यूज नहीं करना था इनको। तो ये इनेट नहीं है, ये कोई बायोलॉजिकल रीजन नहीं है, इसके पीछे सामाजिक कारण है। तो ये बात गलत हो गई। रीजन क्या है इसका? गर्ल्स आर जेनेटिकली मोर सेंसिटिव एंड इमोशनली वीकर देन बॉयज, यानी लड़कियां जो है बड़ी कमजोर होती हैं इमोशनली, और जेनेटिकली भी ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, और इसलिए जो है मेकिंग इट मोर लाइकली फॉर देम टू कंफर्म टू सोशल एक्सपेक्टेशंस। इसलिए समाज की आकांक्षाओं पे जो है वो ढल जाती हैं, उनके अनुरूप आ जाती हैं, क्योंकि वो जेनेटिक्स उनका वैसा है। ये एकदम साइंटिफिक नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है इस बात का। इसमें रीजन समाज ज्यादा है, एम्पैथी ज्यादा पाई जाती है, ये होता है, बट दिस इज नॉट द राइट थिंग। ठीक है, तो ये बायोलॉजी नहीं है, इसका रीजन समाज है। तो बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, दोनों ही गलत हैं, क्योंकि ये इनेट नहीं है। ये बात सही थी, बस इनेट नहीं है इसका कारण कि लड़कियां जो है समाज के सामने ज्यादा झुकती हैं, क्योंकि उसमें समाज का ही रोल है, वो कोई बायोलॉजी का रोल नहीं है उसमें। क्वेश्चन नंबर 28, ये क्या कहता है? फटाक से देखो क्या कहता है भाई। 2 सवाल और बचते हैं। ये वाले सवाल इस बार ज्यादा आए हैं कंपैरेटिवली, जो असर्शन रीजन के सवाल हैं। ये क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, 12 साल की बच्ची है अमाना, 12-year-old Amana gets scared every time the teacher asks her to answer or solve the maths problems on the blackboard because she fears that the teacher will scold her and she would be embarrassed. यानी 12 साल की अमाना जो है वो हर बार डर जाती है जब भी उसके मैथ्स टीचर उसको कहते हैं बेटा बोर्ड पे आके सवाल सॉल्व करो, क्योंकि उसको ये डर है कि उसने गलती की तो टीचर जो है डांट लगाएंगे। रीजन क्या है इसका? When students feel unsafe and anxious, their learning is adversely affected. तो जब छात्र असुरक्षित और चिंतित महसूस करते हैं तो उनकी शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यानी
अनसेफ फील कर रहे हैं कि भाई मार पड़ सकती है, और एंशियस महसूस कर रहे हैं कि सबके सामने बेइज्जती होगी, तो जो इमोशंस हैं वो उल्टा प्रभावित कर देते हैं लर्निंग को। बात सही है, दोनों बातें सही हैं यहाँ पे, ANRR सही है, आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29 पे। अ टीचर वॉन्ट्स टू एनेबल मीनिंगफुल एंड एनालिटिकल लर्निंग इन हर क्लासरूम by providing opportunities for students to connect their prior knowledge to new concept। बेसिकली जो प्रीवियस नॉलेज है, जो ओल्ड नॉलेज है, जो पहले से आता है बच्चे को या पहली क्लास में जो सीखा है, उसको जो नया कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है, यानी 6th क्लास में जो पढ़ा था उसमें कुछ नया जोड़ा जा रहा है 7th में, या पिछली क्लास में जो पढ़ा था उसमें कुछ नया जोड़ा जा रहा है नेक्स्ट क्लास में। तो ये प्रीवियस नॉलेज से न्यू नॉलेज को कनेक्ट करके पढ़ाना एकदम सही तरीका होता है। ये कौन सी टीचिंग की स्ट्रेटजीज है जो सबसे अच्छा ये कर पाएगी? तो बच्चों को स्टेप बाय स्टेप गाइड दे दो, लेक्चर कर दो उनको, जहां बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है वो ऑप्शन बेस्ट है। असाइन सबसे ज्यादा सेंसेस जहां उसके इन्वॉल्व है, टेक्स्ट बुक देके नहीं। आस्क स्टूडेंट्स टू शेयर देयर ओन एक्सपीरियंस, बच्चे के प्रीवियस नॉलेज से नए एक्सपीरियंस को जोड़ दीजिए कि आस्क स्टूडेंट टू शेयर देयर ओन एक्सपीरियंसेस रिलेटेड टू द न्यू मटेरियल एंड देन कनेक्ट देम टू द टॉपिक। तो छात्रों से नई सामग्री से संबंधित अपने स्वयं के अनुभव साझा करने के लिए कहिए और फिर उन्हें विषय से जोड़िए। कि ट्रैवल का कोई टॉपिक है, आप संचार के साधन बता रहे हैं, या जो आपके इसके ट्रैवल के संसाधन है कि भाई बाइक होती है, साइकिल होती है, ये होता है, वो होता है, तो आप पहले बच्चों से पूछ रहे हैं कि अच्छा आप कभी कहीं गए हो, कैसे जाते हो, स्कूल कैसे आए हो आज। तो प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग में आता है कि आप बच्चों से उनके प्रीवियस अनुभव पूछ रहे हो, प्रायर नॉलेज पूछ रहे हो कि उनका पूर्व ज्ञान क्या है। फिर आप नया कॉन्सेप्ट जो इंट्रोड्यूस करना है या नई चीजें जो उसके बारे में बतानी है वो बाद में बताएंगे। तो ये पूर्व ज्ञान से नया ज्ञान, नोन टू अननोन की अप्रोच कहते हैं इसको, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा और बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, 30वां सवाल क्या कहता है। ये आखिरी सवाल है, 30 ही सवाल आते हैं आपके, पेपर 1 हो पेपर 2 हो, सभी को देखना है, ये सिलेबस सेम होता है। क्योंकि इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, समावेशी कक्षा जहां हर तरह का बच्चा है, एजुकेशन फॉर ऑल की अप्रोच को अपनाता है, टीचर को क्या करना चाहिए? एक समावेशी कक्षा में शिक्षक ट्राइज टू एनकरेज चिल्ड्रन टू डू बेटर बाय प्रमोटिंग कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। मार काट मचा दो, आई मीन कट थ्रोट कॉम्पिटिशन नहीं, बच्चों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, तुम्हें शर्मा जी की बेटी से बेहतर करना है, तुम वर्मा जी के बच्चे हो, ये सब नहीं कराना है आपको। ठीक है। सेकंड है आइडेंटिफाइज डेफिसिट्स इन चिल्ड्रन एंड करेक्टली लेबल्स देम। बच्चों में कमी ढूंढे और कहे अच्छा तुम चल नहीं पाते हो तो तुमको आज से हम कोई नाम दे देंगे, लेबल कर देंगे, तुम लंगड़े हो, तुम काणे हो, तुम ये हो वो, ये लेबल्स हैं जो आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करने हैं। हमने समाज में होते हुए देखा है, बचपन से ऐसे ही बड़े होते हैं, गांव वगैरह में तो इतना नॉर्मल है, किसी का हाथ कट जाए तो उसको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है ना। कोई किसी का रंग अगर गोरा है तो उसको भूरा कह देंगे, कोई किसी का रंग अगर काला है तो उसको कलवा कह देंगे, ये लेबलिंग है प्योर। वहां ऐसे ही बड़े होते हैं, तो हमें तो बचपन में नॉर्मली लगता था हाँ भाई ऐसे ही होते हैं कि फलाने किसी की चक्की है तो उसका नाम ही कलवा है, तो वही बोलते हैं लोग, तो वो नॉर्मल है उसके लिए भी और बाकी सबके लिए भी। पता नहीं अब बाद में कितना है, तो वो लेबलिंग कहलाता है, लेकिन आप ठप्पा लगा रहे हो किसी पे उसकी कमियां ढूंढ के। फिर तो लेबलिंग को हम अच्छा नहीं मानते टीचिंग में। सेग्रीगेट चिल्ड्रन बेस्ड ऑन डिफरिंग एकेडमिक कैपेबिलिटीज, यानी बच्चों को अलग थलग बांटना कि कौन फर्स्ट आता है कौन लास्ट आता है उसके बेसिस पे अलग बांट दिया, ये भी सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। अलग थलग करना भी जो है गलत है, इंक्लूसिव एजुकेशन के अगेंस्ट है। फोर्थ ऑप्शन है मॉडिफाइज द करिकुलम एंड पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज टू सूट वेरिड नीड्स ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यचर्या और शैक्षणिक रणनीतियों को संशोधित करना। बच्चों की जो डिफरेंट नीड्स हैं, एक बच्चा है जो धीमे सीखता है, एक बच्चा है जो चल नहीं सकता, एक बच्चा है जो देख नहीं सकता, तो हर बच्चे की नीड को ध्यान में रखते हुए अपने मेथड में चेंज करना है। चेंज द सिस्टम नॉट द चाइल्ड, बच्चे को चेंज नहीं कर सकते हो आप, बच्चे डिफरेंट ही होंगे। एक छत के नीचे 30 बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते, फिर वो रोबोट्स हो जाएंगे। तो बच्चों को नहीं चेंज करना, सिस्टम को चेंज करना, अपनी स्ट्रेटजी, अपने मेथड, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने स्कूल को चेंज करना है, अपनी अप्रोच को चेंज करना है, अपने एटीट्यूड को चेंज करना है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आउट ऑफ 30 कितने क्वेश्चन आपसे बन पाए, ठीक आप कर पाए, वो आप कमेंट्स में बता देंगे। बाकी अभी नंबर से ज्यादा जरूरी है कि आपको थोड़ा सा समझ में आए चीजें, कि ऐसा नहीं है कि बहुत हवा पेपर आ गया कि अब आप सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, या अगर आपने सिलेबस ठीक से पढ़ा है तो कभी आपसे सॉल्व ही नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अगर आपकी है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जिसकी है वो